हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं द कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, वी आर दैट मीन्स, ठीक है, हमने देखा था कि सेंट्रल में पावर कमज़ोर होगी और सेंट्रल में पावर जो है वीक होगी, और वीक जब होगी तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल एशिया में वी कैन से दैट कि सम ऑफ द रूलर्स आर कमिंग, ठीक है, कुछ रूलर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे एंड दे आर गोइंग टू एक्सपेंड द एम्पायर। जब वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे तो उनका जो टेरिटरी है दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडियन टेरिटरीज। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इन चार शासकों को या चार रूलर्स को या चार डायनेस्टीज को। तो ये हमने देखा था और इसमें हमने सबसे पहले बात की थी ग्रीक्स की, और इस तरीके से हम यहाँ समझने वाले। तो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर ऑलरेडी। तो मैंने आपको यही बताया था 200 दैट इज ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल एशिया में कोई भी आपको रूलर देखने को नहीं मिलेगा एंड दीज आर द वेरी फेमस रूलर्स एंड ग्रीक्स, शक, पहलव एंड कुषाण, ये हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। तो हमने सबसे पहले इसमें ग्रीक्स को देखेंगे और ग्रीक्स जो हैं उनका नाम आपको मैंने बताया था, इंडो ग्रीक्स। गुड इवनिंग प्रीति जी। इंडो ग्रीक्स हमने देखा था और इंडो ग्रीक्स का जो कनेक्शन है वो आपका सेल्यूकस निकेटर से हमने देखा। सेल्यूकस निकेटर को देखा था और सेल्यूकस निकेटर के बाद हमने यहाँ देखा कि उसी में से एक आएगा एंटियोकस, हमें याद नहीं रखना बट मैं थोड़ा सा यहाँ मैंने रखा हुआ है, और ड्रेमेट्रियस, और ड्रेमेट्रियस की इसी कुल से रिलेटेड होता है
मिनांडर, और मिनांडर जो है वो इस वंश का रूलर होता है। तो चलिए, तो इंडो ग्रीक्स में हमने देखने वाले हैं आपके मिनांडर को, और मिनांडर या मिलिंद कहा जाएगा। एंड दिस इज द एरिया ऑफ द इंडो ग्रीक्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज द बिगर एरिया, दैट इज अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर से ये बड़ा एरिया होगा, और ये मोटे तौर पर हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यहाँ पर अलेक्जेंडर जो है वो, या उसके रिप्रेजेंटेटिव या उसके चेले चपाटे जो है वो कहीं ना कहीं अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करते हैं। एंड दिस इज द बीसी अप्रोक्सीमेट एम्पायर ऑफ द ग्रीक्स, एंड दे आर रूलिंग अराउंड द बीसी सेकेंड सेंचुरीज, और इन्हें कहा जाएगा ग्रीक्स या इंडो ग्रीक्स, या ये वही चीज़ है जो कल हमने डिस्कस किया था। एंड दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रीक्स। यहाँ पर अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस इज द पार्थियन। यहाँ देखिए मैप्स में, वी विल सी इन द बीसी नेक्स्ट सेशंस एंड द बीसी। यहाँ पर हम देखेंगे शक, इंडोशीथियन कहा जाता है, और शक जो है इसका रूलर हमें देखने को मिलेगा, नाम है रुद्रदामन, कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी थोड़ा थोड़ा मैप में हम समझ लेते हैं ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये कहानी है आपके, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ मिनांडर के बारे में जान लेते हैं। मिनांडर इज नथिंग बट, दैट इज द मिलिंद कह लीजिए, मिनांडर कह लीजिए, दोनों एक ही हैं। He was settled down in the area of the BC, that is the modern Sialkot in the Punjab, and this is the part of the Pakistan, ठीक है। तो पाकिस्तान के इस क्षेत्र में ये क्या करते हैं, अपनी कैपिटल बनाते हैं। कैपिटल का नाम है शाकाल, ठीक है। पुरानी मूवी में एक शाकाल मिलता था, शाकाल कुछ तो गड़बड़ है, लाइक दिस, ठीक है। तो शाकाल इज नथिंग बट, दैट इज द बीसी पार्ट ऑफ द सियालकोट, एंड दिस सियालकोट इज लोकेटेड इन द पंजाब, एंड द पंजाब is not the part of the India, this is the Punjab of the Pakistan. All right, समझ में आया? He was much influenced by the Buddhist religion. देखिए, यहाँ पर हम एक्चुअली ऐसा समझते हैं, being the invaders, being the we see the foreigners, ठीक है, he is much influenced by the Buddhisms, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है। ये याद करिए, हमने शुंग डायनेस्टीज के टाइम पे हमने देखा था, शुंगास के एक खाम बाबा देखे थे। खाम बाबा में हमने देखा था दैट इज द हेलियोडोरस, एंड हेलियोडोरस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द बीसी वैदिक रिलीजन्स। नाउ दिस इज द टाइम, दैट इज द बीसी कह सकते हैं, द ग्रीक्स इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस इन द वैदिक, इन द बौद्ध रिलीजन, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। तो ग्रीक्स जो हैं वो इंडिया के कल्चर से लगातार जुड़े हुए हैं, और आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के रिलीजन जो हैं वो आपके ग्रीक्स को लगातार प्रभावित कर रहे हैं। यू कैन पुट डाउन दीज टू एग्जाम्पल्स इन योर आंसर राइटिंग एज वेल, ठीक है। कहीं ना कहीं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन रिलीजन जो है वो आपको, दैट मीन्स ग्रीक को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं, और उसमें आप ये एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं कि जैसे हमने पीछे देखा था वैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, करेक्ट है। तो इवन यू कैन पुट डाउन द एविडेंसेस एज वेल, एंड एविडेंसेस यहाँ पर इंस्क्रिप्शन था, बट यहाँ पर एविडेंसेस है आपकी एक बुक, एंड दिस बुक नेम इज कॉल्ड द मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो का मतलब है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद कौन है? मिनांडर है, एंड मिनांडर इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बुद्ध रिलीजन्स। बोला हमें आपके धर्म में क्या है, आपके धर्म में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आत्मा होती है नहीं होती है, मोक्ष कैसे मिलता है, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऑल दीज क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मिलिंद पन्हो, मिलिंद, एंड मिलिंद के जो प्रश्न हैं दैट इज कंपाइल्ड इन द, दैट इज इन द बुक नेम इज कॉल्ड द मिलिंद पन्हो। इट्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर स्टाइल, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर स्टाइल में आपको रिकॉर्ड किया गया है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी पाली लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिलिंद पन्हो की बुक्स, एंड दिस इज द बीसी रिटन बाय द नागसेन। नागसेन इज कॉल्ड द बीसी नागार्जुन, ये भी कहा जाता है। ओवरऑल ये चीज़ें, और कुछ खास नहीं, करेक्ट है। मिनांडर को हमें इतना ही समझना था, इससे ज़्यादा हमें जाना नहीं है। बट यहाँ पर मेनली जो बात आती है द इम्पैक्ट ऑफ द यूनानीज। देखिए ये इम्पैक्ट हम ऑलरेडी पीछे भी समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इम्पैक्ट को हम थोड़ा कंपाइल करें तो क्या हो सकता है। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। और यदि हम इम्पैक्ट को देखें तो वी हैव फाइंड द बेसिक कॉइन्स। हमने कॉइन्स को देखा है, कॉइन्स के रिस्पेक्ट में हमने समझा था, और यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो द ओनली इंडियन गॉडेस वर पिक्चर्स ऑन द इंडियन कॉइन्स, दे वर नॉट नेम्ड आफ्टर द यवन्स इन्वेजन्स, ठीक है। पहले शुरुआत में जो हम कॉइन्स देखते हैं इंडिया में, वहाँ पर हम देखेंगे गॉड और गॉडेस के केवल ना, यहाँ पर क्या कर दिया जा रहा है, ये चित्र बना दिया जा रहा है लाइक दिस।
उनका नाम नहीं लिखा जा रहा। ऑल राइट, हमने एक चित्र बना दिया या हम कह सकते हैं उसकी इमेज बना दी, हमने उसका नेम यूज नहीं किया है कि भाई ये कौन है। एंड इट वॉज, दैट इज द बेसिक कह सकते हैं कि इट वॉज लर्न फ्रॉम द ग्रीक्स। ये वो ग्रीक्स ही थे जो आपको समझा कर चले गए हैं कि नहीं, यहाँ पर डेट भी लिखिए, राजा का नाम भी लिखिए, और इस तरीके से हम यहाँ पर सीख सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ग्रीक्स ने हमारे कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है, और फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कॉइन्स पर कुछ लेख भी लिखे जाते हैं, कुछ आर्टिकल भी लिखे जाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं उस पर कुछ जानकारी दी जाती है। नहीं तो हम क्या कर रहे थे, अव्यवस्थित तरीके से अभी तक उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके हमारे नोट पर फिर बाद में आगे चलकर हमारे महात्मा गांधी जी आएंगे, जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे, जो हमें बीसी स्पेक्ट्रम में मिलेंगे, जो हमें दैट मीन्स मूवमेंट के टाइम पर देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉइन्स का जो डेवलपमेंट है वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री की ओर भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आप देखेंगे रुपया, एंड इट इज़ द बेसिक कह सकते हैं रुपया, दैट इज़ द बेसिक रिलेटेड टू द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। वही जो है वो आज की डेट में हमारे जेब में पाया जाता है, लेकिन उसमें आप गांधी जी पाए जाते हैं। लेकिन ये गांधी जी के साथ साथ जो आप देख रहे हैं, दैट मीन्स जो कुछ इंफॉर्मेशन दिखी जा रही है, दैट इज़ लर्न बाय द ग्रीक्स। तो ये सिक्का है, जानता सभी है, मतलब बहुत सी चीज़ों से अप एंड डाउन होते हुए यहाँ पर आया है। आगे हम देखते हैं द ग्रीक्स आर गोइंग टू द पर्सन्स, ठीक है, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन फर्स्ट टाइम, वी कैन से दैट। इन्होंने गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए। अभी तक हम देख रहे थे कि चांदी के सिक्के हमने देखे है ना, गोल्ड कॉइन्स हो तो रहे हैं, बट इट वॉज वेरी लिमिटेड इन द मॉडर्न टाइम पीरियड। तो यहाँ पर जो है गोल्ड कॉइन्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, दैट इज इंट्रोड्यूस बाय द ग्रीक्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द बेसिक गांधार स्टाइल, एंड दिस गांधार स्टाइल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द none other than Greeks, and the Greeks are introducing is a kind of the idols, मतलब मूर्ति बनाने की प्रक्रिया से लोगों को भी परिचित करवा रहे हैं, और परिचित करवाएंगे। तो we will learn the BC this concept, and this concept name, this art name is called the Hellenistic। भाई हमें नहीं बोलते आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट इज द बीसी हेलेनिस्टिक आर्ट्स। ओके, कोई बात नहीं है, हम इसका नाम जो है वो गांधार कर देते हैं। अब तो बोल लोगे भाई, ठीक है भाई, चलो। तो द ग्रीक्स आर रूलिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड द गांधार, और गांधार इज ए पार्ट ऑफ द तक्षशिला, वी कैन से दैट, ठीक है। और यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब आर्ट डेवलप होगा, उस आर्ट को यूनान में कहा जाता है हेलेनिस्टिक आर्ट, बट वी आर गोइंग टू चेंज द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन लोकेशन, एंड इंडियन लोकेशन इज कॉल्ड द गांधार। भैया ये गांधार थोड़ा देसी सा लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे भाई। जैसे मान के चलिए अंग्रेजी में कहा जाता है नूडल्स कह लेते हैं ना, मैगी कह लेते हैं, हम क्या कहते हैं, सेवैयाँ कहते हैं भाई, दैट इज़ द देसी नेम, ठीक है। एंड द देसी नेम दैट इज प्रचलित हुआ तो गांधार के नाम से हुआ। बट यहाँ से इन्फ्लुएंस जो है वो आपको पता चल रहा है, बट इट इज डेवलप्ड इन द टाइम ऑफ द कुषाण। अभी हमें आगे देखने को मिलेंगे ग्रीक्स मिलेंगे, यूनानी के बाद शक मिलेंगे, पहलव मिलेंगे, और पहलव के बाद आएंगे कुषाण, और कुषाण का एक रूलर होगा जिसका नाम है कनिष्क, और कनिष्क जो है वो क्या करेगा, अब वो इस मूर्ति कला को डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा। एंड दिस मूर्ति कला दैट इज डेवलप नेम इज कॉल्ड द गांधार। और गांधार के साथ साथ हमें एक और देखने को मिलेगी, दैट इज द मथुरा। लेकिन मथुरा और इसमें कुछ अंतर होंगे, थोड़ा सा अंतर हम यहाँ पर समझ लेंगे एक बेसिक फॉर्म के रूप में। बट ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है, ये हेलेनिस्टिक आर्ट, और हेलेनिस्टिक आर्ट ग्रीक्स लेकर आ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हेलेनिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस शक, अब अगला हमारा शासक शक ही है, और शक जो है वो 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर रूल करते हैं। तो शक में भी हमें कौन से रूलर को पढ़ना वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उनके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। अब मैंने आपको ये अभी ये बताया था मैप में, जब हम आप क्लास की शुरुआत में, हमने इस लेक्चर की शुरुआत में देखा था, तो वी हैव ऑब्जर्व द बीसी इंडोशीथियंस। इनका जो रूलिंग एरिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली ये ग्रीक्स हो जाएंगे, और ये ग्रीक्स से यहाँ पर जो है इंडोशीथियन होंगे, करेक्ट है। एंड दे आर बेसिक कैप्चरिंग द एरियाज, देखिए दैट इज द लार्ज टेरिटरीज एज कंपेयर टू द ग्रीक्स। ग्रीक्स का ये होता है ग्रीक्स का, और ये होता है आपका
शक का। तो शक का एरिया जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रीक्स, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये शक की बहुत बड़ी खास बात है कि वो अपने आप को कहते थे क्षत्रप। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड, क्षत्रप सिस्टम? हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस क्षत्रप? ये क्षत्रप कहां से आया था? वेयर डिड यू गेट दिस पॉइंट्स? मैंने आपको बोला है कि इंडिया में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन्वेडर्स आ रहे हैं और ये इन्वेडर्स इंडिया को प्रभावित कर रहे हैं, दैट मीन्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ मैगी आई और मैगी से हम प्रभावित हो गए। 2 मिनट में मैगी बनती तो नहीं है लेकिन उसका ऐड बहुत चलता है। ऑल राइट, समझ में आया? देखो अब हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है, दिस कंसेप्ट नेम इज कॉल्ड द क्षत्रप एंड इट वाज फेमस बिकॉज ऑफ द शक। शक ऐसे रूलर हैं, दे आर गोइंग टू फेमस दिस कंसेप्ट एंड दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कह सकते हैं ये हमारे पुराने इन्वेडर्स जो थे उनसे प्रभावित था। और हमारे यहाँ इन्वेडर्स कौन कौन से आए थे? जस्ट रिमेंबर, पहले कौन आए थे? ग्रीक्स। क्या ग्रीक्स के पहले भी कोई आया था? डू यू रिमेंबर? हमने यहाँ पर देखा था ईरानी इन्वेजन्स को, और ईरानी या हमने कह सकते हैं कि उनका एक इन्फ्लुएंस देखा था। यदि आप पुराने पीडीएफ को देखेंगे तो हमने यहाँ देखा था ग्रीक्स के पहले क्या है, पर्शियंस आ रहे हैं और आपके वो क्या कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी को जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं। साइरस आपको याद होगा, और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, अपना एक प्रभाव छोड़कर जा रहे हैं, इम्पैक्ट छोड़कर जा रहे हैं। और इस इम्पैक्ट को मैंने आपको बताया था, उनमें इम्पैक्ट है कि दे आर गोइंग टू दैट मीन्स डिवाइड हिट्स स्टेट्स। वो अपने स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं और उन स्टेट को कहते हैं क्षत्रप। क्षत्रप का मतलब है दैट मीन्स, ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम यही बोला था कि आप कौन से क्षत्रप से हो। जैसे आपने बोला था कि मैं सर यूपी क्षत्रप से हूँ, मैं आपका एमपी क्षत्रप से हूँ, लाइक दिस। तो क्षत्रप, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय द पर्शियंस। ईरानी के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार, बट इट वाज ग्रेटली यूज बाय द शक ने इसको यूज किया। और शक के बाद आगे चलकर हम कुषाण को भी देखेंगे। तो कोई चीज जो है वो आ तो गई है लेकिन उसको फेमस बनाने का काम कौन कर रहा है? शक के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और शक क्या करते हैं? शक अपने आप को 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। ब्रांच कह लीजिए या छत्रप कह लीजिए। तो आप लोग अपने अपने छत्रप का नाम बता दीजिए। मैंने ऐसा ही आपसे प्रीवियस क्लासेस में पूछा था, यही बोला था कि ऐसे याद रख सकते हैं। आप लोग सब ना बेसिकली क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। तो हिस्ट्री को थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एंड देयर आर द 5 ब्रांचेस, 5 क्षत्रप ऑफ द शक। और इनकी 5 ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम अफगानिस्तान हम देखेंगे। अफगानिस्तान आपको पता ही होगा भाई। दूसरा हम देखेंगे पंजाब। पंजाब का जो एरिया है उसे तक्षशिला वाला एरिया कहा जाएगा और ये तक्षशिला की कैपिटल होगी आपकी गांधार। ठीक है, तो ये हम आगे देख लेंगे, कोई बात नहीं। एंड दिस इज द मथुरा। मथुरा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बीसी, आगे हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम का भाग भारत होगा और ऊपरी दक्कन। यहाँ मेरा उद्देश्य केवल आपसे यही जानना था कि हमें छत्रप का कंसेप्ट याद होना चाहिए। ऑल राइट्स, ठीक है, और कुछ खास नहीं है। वी आर दैट इज द बीसी इंडियंस। और आर्टिकल नंबर 1, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड, और इन 5 राज्यों को मिलाकर बनते हैं शक, वी कैन से दैट। तो इस तरीके से कंसेप्ट देखने को मिलता है। यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस। ठीक है, आप इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझ सकते हैं। एक मेरे पास छोटा सा मतलब ज़्यादा स्पष्ट तो नहीं है मैप, बट हमें एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए तक्षशिला आपको देखने को मिलता है, ये मथुरा वाला पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वेस्टर्न छत्रप आपको देखने मिलेंगे। आउट ऑफ दीज, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ दीज दिस इज द बेसी ब्रांच दैट इज रूलिंग इन द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़े से बचे रहेंगे, काफ़ी लंबी समय तक बने रहेंगे, काफ़ी लंबे समय तक बनते रहेंगे। ये बाद में ये भी खत्म हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न छत्रप जो है उनका टाइम पीरियड ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। एंड दिस इज द एरिया एंड दिस इज द बेसिक एरिया ऑफ द, मोटे तौर पर ये बात होती है छत्रप की। ये इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा मैप को कनेक्शन करने की कोशिश करिए कि ये लगभग आपके ग्रीक्स थे और ये शीथियन जो है, इंडो शीथियन, ये लगभग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये थोड़ा सा अपना एम्पायर यहाँ पर बढ़ा लेंगे लाइक दिस। तो एरिया ऑफ द ग्रीक्स से ज़्यादा एरिया होगा किसका? शक का होगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रूलर होगा जिसका नाम है आपका
रुद्रदामन। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे और भारत में इनकी केवल 2 ही ब्रांच बनी और 2 ब्रांच बची तो ये 2 बची। डू यू रिमेंबर द बीसी कह सकते हैं सातवाहन वंश का एक रूलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड आई हैव मेंशन दिस पॉइंट इन द प्रीवियस सातवाहन डायनेस्टीज। डू यू रिमेंबर ये किसने खत्म किया था भाई? और उत्तरी शक की जो ब्रांच होगी इट वॉज रिलेटेड टू द तक्षशिला एंड द मथुरा एंड द बीसी वेस्टर्न शक हैं वही आपके बचे रहेंगे और ये नासिक और उज्जैन का होगा और इसी का एक रूलर होगा रुद्रदामन फर्स्ट। स्वागत नहीं करोगे बिकॉज रुद्रदामन इज वेरी वेरी फेमस एंड ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय द संस्कृत और इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो थोड़ा सा याद आया होगा आपको नहपान से और छहराद वंश से एंड दे आर बीसी दैट मीन्स डिमोलिश या इनको ख़त्म किया गया था सातवाहना वंश के द्वारा और सातवाहना वंश को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये पॉइंट अब आपको थोड़ा थोड़ा और क्लियर हुआ होगा। ये 2 ब्रांचेस बची थी। तो अब यहाँ पर आपके आते हैं दैट इज वेस्टर्न्स और ये कार्दमक वंश और ये रुद्रदामन। ऑलराइट एंड दे आर रूलिंग इन द एरिया ऑफ द नासिक एंड उज्जैन। ठीक है, लगभग नासिक और उज्जैन के आसपास ये रूल करते हैं इस तरीके से रुद्रदामन। तो हमें रुद्रदामन को थोड़ा सा देख लेना है और रुद्रदामन इज वेरी एसोसिएट विद द सुदर्शन झील। सुदर्शन लेक से ये रिलेटेड होते हैं। सुदर्शन लेक दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका अशोक को देखते हैं और अशोक के बाद हम देखते हैं आपके रुद्रदामन और रुद्रदामन के बाद हमें देखने को मिलेगा स्कंदगुप्ता। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है इस वंश के रूलर भी जो हैं वो एग्रीकल्चर या कह सकते हैं ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा, सुदर्शन लेक लाइक दिस। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देख द बीइंग द बीसी फॉरेन इन्वेडर्स दे आर मच इन्फ्लुएंस इन द इंडियन कल्चर। और वो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक आपने देखा, देखो सातवाहन वंश के रूलर्स की भाषा क्या थी भाई? डू यू रिमेंबर? प्राकृत लैंग्वेज। मैंने आपको यही बताया था कि दे आर द फॉलोअर ऑफ द वैदिक रिलीजन्स। द बीइंग द बीसी फॉलोअर ऑफ वैदिक रिलीजन्स, प्राकृत लैंग्वेज। देखिए वैदिक कल्चर के फॉलोअर होते हुए भी ये लोग जो हैं वो प्राकृत लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज बताते हैं। तो मैंने आपको यही बोला था, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करिएगा क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं प्राकृत होगी। और हमने बताया था दैट इज गाथा सप्तशती। डू यू रिमेंबर? गाथा सप्तशती। तो ये गुणाद्य हमने देखे थे, दे आर यूजिंग द बेसी प्राकृत लैंग्वेज टू बेसी जो अपनी बात कर रहे हैं। तो प्राकृत लैंग्वेज। अब देखिए लेकिन ये लोग फॉरेन इन्वेडर्स होते हुए भी इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। और संस्कृत का एक सबसे बड़ा अभिलेख यहाँ देखने को मिलता है जो है रुद्रदामन का एंड इट इज रिलेटेड टू द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ऑलराइट, समझ में आया है। और जूनागढ़ जो है दैट इज नियर बाय द बीसी, दैट इज गिरनार। गिरनार मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो गुजरात वाला पार्ट है उसको आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं। एंड वी हैव सीन द बीसी दे आर द कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर्स। ठीक है, कंटेम्प्रेरी कौन है इसका? सातवाहन वंश का रूलर। और सातवाहन वंश का जो रूलर है उसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सातवाहन वंश वंस अगेन दैट इज द बीसी कह सकते हैं कुछ इस तरीके से आप। तो हमने ये देखा है कि इनका जो चैलेंज है वो कहीं ना कहीं इनसे द्वारा होता है और ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सातवाहन वंश के जो रूलर हैं कहीं ना कहीं सातवाहन वंश और शक के बीच में यहाँ पर आपको थोड़ा सा राइवरीज देखने को मिल रही है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, समझ में आया। आगे हम देखते हैं द लास्ट रूलर ऑफ शक डायनेस्टीज, इट्स कॉल्ड द रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह या रुद्र सिंह थर्ड एंड इट वाज रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ देवी चंद्रगुप्तम। और यहाँ पर एक स्टोरी देखने को मिलती है देवी चंद्रगुप्तम एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द विशाख दत्त। विशाख दत्त इज द पर्सन हु इज गोइंग टू राइट डाउन बेसिक दिस स्टोरीज। ये देवी चंद्रगुप्तम है ना। एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय द विशाख दत्त। और विशाख दत्त ने ये स्टोरी बताई है। इस स्टोरी का नाम है देवी चंद्रगुप्तम एंड देवी चंद्रगुप्तम का एक हीरो है जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड।
तो देखिए मैं यदि यहाँ पर बात करूं, अभी हम बात कर रहे हैं शक डायनेस्टी, और शक डायनेस्टी का रूलर का नाम है रुद्र सिंह थर्ड, एंड ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ द अमरीश पुरी। तो शक वंश का एक रूलर है जिसका नाम है रुद्र सिंह थर्ड, एंड ही वॉज कंसिडर्ड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, एंड दिस इज द बेसी द विलेन ऑफ, ये विलेन है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये विलेन है किस स्टोरी का, देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी का। और देवी चंद्रगुप्तम की जो कहानी, तो देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी जो है उसका हीरो है चंद्रगुप्त सेकंड, करेक्ट है। और ये चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो इसका हीरो है, और ये हीरो जो है वो विलेन को मारेगा, और विलेन है रुद्र सिंह थर्ड, ध्यान दीजिएगा। और अभी हमारा चैप्टर कौन सा है, शक। तो मैं यदि विलेन की बात करूं तो बेईमानी हो जाएगी, कहीं ना कहीं हम यदि देखें रुद्र सिंह जो है वो इसका विलेन है, और मैं यदि विलेन की चर्चा अभी कर दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर विलेन है और एक यहाँ पर हीरो है, और जो कहानी यदि मैं बताऊं तो हीरो की कहानी जो है वो आपकी रिलेटेड है गुप्त डायनेस्टीज से। तो जब हम गुप्तास पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ द बीसी देवी चंद्रगुप्तम, एंड दिस देवी चंद्रगुप्तम इज रिटन बाय द विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने ये कहानी बताई है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, दैट इज द बीसी रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टीज। वी विल डिस्कस दिस स्टोरी इन द चंद्रगुप्त सेकंड। ऑल राइट, समझ में आया। तो अभी हम विलेन की बात नहीं करेंगे, इतिहास बेसिकली हीरो को याद रखता है, और आप लोग सभी हीरो ही हैं। ऑल राइट, समझ में आया, इतिहास रचने वाले को हीरो ही कहा जाता है भाई, ठीक है। तो ये है शक की कहानी। नेक्स्ट आई एम मूविंग टुवर्ड द बीसी, हमने पर्थियन को देखने वाले हैं, एंड पार्थियन इज कॉल्ड द बीसी पहलव्स, एंड दे आर रूलिंग अराउंड दिस टाइम पीरियड टू दिस टाइम पीरियड। तो देखिए हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एडी के आसपास ही हैं, ध्यान देना, ऑलमोस्ट हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहलव जो है दे आर रूलिंग, एंड द फर्स्ट रूलर नेम इज कॉल्ड द माउस, हमारे यहाँ तो बीसी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक माउस नाम का रूलर होता है, दैट इज द फाउंडर ऑफ द पर्थियन रूलर्स, ठीक है। हमारे यहाँ तो इसे चूहा कहा जाता है। तो ये चूहा जो है वो शासक है पहलव का, और इनका ओरिजिनल जो है वो आपका कहा जाता है ईरान, और भारत के स्रोत में इसे कहा जाता है पहलव। दे आर द रूलर्स, एंड दे रूलर्स आर रूलिंग इन द बीसी एरिया ऑफ द ईरान। थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा देखना है। अब खास बात यह है कि इस वंश का, इस डायनेस्टी का एक खास रूलर है जिसका नाम है गोंदो फर्निश। अब देखिए थोड़ा सा हमें यहाँ समझना है कि गोंदो फर्निश वॉज द फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके बारे में एक जानकारी मिलती है, तख्त ए वही। Takht e Bahi is a kind of the inscription that is talking about this great ruler, and this great ruler name is called the Gondo Furnish, and this is found in the part of the Peshawar that is in the Pakistan। भाई देखो फिर से भाई पाकिस्तान की बात आ गई है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि we are here to study the BC हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। हम जो बात कर रहे हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स की बीसी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बीसी यदि कोई पाकिस्तान या कह सकते हैं इसकी चर्चा होगी अफगानिस्तान की, तो हमें उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, है ना। ऐसा मत बोल देना भाई कि सर हम ये नहीं पढ़ेंगे। यहाँ तो बीसी कह सकते हैं कि सन्नी देओल ने हैंडपंप उखाड़ दिया था, ये हमारा दुश्मन है, लाइक दिस। तो भाई थोड़ा सा ना धैर्य रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक खास एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द दिस रूलर्स वी हैव फाउंड द फर्स्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी से संबंधित एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सेंट थॉमस या संत थॉमस। आया नहीं आया समझ में? थॉमस साहब जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरे पीछे थोड़े से छुप गए हैं जो रेड कलर में थोड़ा दिखाई दे रहे हैं। सेंट थॉमस या थॉमस जो हैं दे आर कमिंग इन इंडिया टू एक्सपेंड टू बेसी इसका प्रचार करने आएंगे। और प्रचार किस धर्म का किया जाएगा? ईसाई धर्म का प्रचार किया जाएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी का प्रचार किया जाएगा। और ये आते हैं यहाँ पर, और ये शायद केरल के आसपास जाते हैं, दैट मीन्स, और वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट टाइम आपको इन्हीं के नाम का एक चर्च भी देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। हालांकि बाद में जाकर इनकी हत्या कर दी जाती है। ही वॉज असैसिनेटेड बाय द इंडियन रूलर्स, या इंडियन जो लोग हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है, ऐसा भी कहा जाता है।
तो अब देखो क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यदि हम सोचते हैं, जैसे यदि हम समझते हैं कि भाई कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है, द क्रिश्चियन रिलीजन कमिंग इन इंडिया बाय द बीसी पोर्चुगीज, ब्रिटिशर्स, या कह सकते हैं आपका जो इन्वेडर्स आ रहे हैं फ्रेंच, या हम देखेंगे पहलव के टाइम पर। तो अब यहां से आपको थोड़ा थोड़ा सा समझना होगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो हम यहां पर शायद पोर्चुगीज की तरफ जाएं, बट वी हैव सीन द बेसिक क्रिश्चियन रिलीजन्स दैट इज वेरी एंशिएंट एंड इट इज रिलेटेड टू द दिस ग्रेट रूलर एंड इट इज मेंशन इन द तख्त-ए-बही एंड दिस इज फाउंड इन द पेशावर। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आप सभी लोगों को। और ये पहला वंश जो है इट वॉज दैट इज बेसी डिमोलिश या इसको डिक्लाइन किया गया बाय द कुषाण। कुषाण इज वेरी फेमस एंड द कनिष्क is one of the very famous ruler of the Kushana dynasties। और कुशाना डायनेस्टीज जो है वो अब आएंगे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास होंगे। अब देखिए कुशानाज एम्पायर दैट इज अराउंड द 1st century to 3rd century। अब देखो इंडिया की सिचुएशंस कैसे हो रहा है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा। और बैकग्राउंड में हमने देखा था वैदिक एज, देखिए, और वैदिक एज के बाद हमने देखा था अर्ली वैदिक, इसके बाद लेटर वैदिक देखा था, अर्ली वैदिक लेटर वैदिक देखा। इसके बाद हमने कहानी देखी थी मगध के बनने की, और मगध के बाद हमने मौर्यन एम्पायर देखा था। मौर्यन एम्पायर आर्टिकल नंबर 1 बना रहा है, डू यू रिमेंबर, ठीक है। और मौर्यन एम्पायर के बाद हमने देखा था लेटर मौर्यंस, और इसमें हमने देखे थे शुंग देखा, कव्व देखा, सातवाहन देखे। इसके बाद हम देखते हैं दैट मीन्स हम सेंट्रल एशिया से कनेक्शन में जुड़े, और सेंट्रल एशिया में हमने ग्रीक्स देखे, इसके बाद हमने शक देखे, शक के बाद हमने पहलव देखा, और अब हम आ रहे हैं कुषाण को। अब ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड यहां पर पहुंच चुका है। ये लगभग ये वाला टाइम पीरियड आपका बीसी का है। नाउ वी आर दैट इज अराउंड द बीसी इन द एडी, और एडी के बाद अब हम यहां पर आएंगे लगभग 3rd to 4th century, करेक्ट है। और ये 3वीं से 4वीं शताब्दी के बाद हम यहीं पर देखने वाले हैं गुप्ताज। दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये गुप्त हमारे अगले टॉपिक होंगे। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं। तो ये थोड़ी सी सीक्वेंसेस आपको याद रखना होगा, और ये सीक्वेंसेस आपको जो क्रोनोलॉजी है या जो सीक्वेंस आ रहे हैं वो हिस्ट्री को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा भाई ये सारी चीजें। अब हम आते हैं कुषाण की ओर, और कुषाण आ चुके हैं, और कुषाण आ गए हैं तो स्वागत नहीं करोगे। कुषाण के बारे में कहा जाता है दे आर बिलोंगिंग टू द बीसी बॉर्डर ऑफ द चाइनीज, ठीक है, थोड़ा सा चीन की सीमा से संबंधित होते हैं, और ये जो है एरिया जिसको तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है वहां से रिलेवेंट है। समझ में आया। तो थोड़ा सा मैप पर ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा मैप तो मैं आपको और थोड़ा सा बता दूंगा। कहीं ना कहीं जो है वो यहां से इनका थोड़ा सा कनेक्शंस जुड़ा हुआ है। यहां हमने ग्रीक्स देखे थे, यहां हमने बीसी सीथियन देखे थे। इस तरीके से हम देखेंगे कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन है वो चीन की बॉर्डर एरिया से रिलेटेड है। थोड़े से नाम में भी समझ में आ रहा है, देखिए अभी देखिए नाम से भी समझने की कोशिश करेंगे। और इनको कहा जाता है यूची कबीला या तोखारी, या आप देखेंगे टोचेरियन। अब ये नाम, ये प्रोनाउंसिएशन शायद मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, प्लीज एडजस्ट करिएगा। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये कुछ नूडल टाइप से समझ में आ रहे हैं, सीधी सी बात है। ऑल राइट, समझ में आया। ये नूडल लेकिन खाने वाले नहीं हैं, ये नूडल्स जो हैं वो आपको समझने वाले हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि भैया जैसे कोरोना आया था, वुहान से आया था, ये सारी चीजें कुछ वैसी लग रही हैं, बोला कुछ वैसा ऐसा लग रहा है। लेकिन आगे चलकर दे आर दैट इज मर्ज इन द कल्चर ऑफ द इंडिया ऑन द बीसी। नाम जो इनके हैं फिर वो चेंज हो जाएंगे। अब वो नूडल्स नहीं कहे जाएंगे, वो सिमैया कहे जाने लगेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मोटे तौर पर हम समझ रहे हैं कि दे आर बिलोंगिंग टू द बीसी सम काइंड ऑफ द ट्राइब्स। ये कबीला होते हैं, छोटे छोटे कबीले हैं, और उन्हीं कबीलों में से एक कबीला जो बन रहा है वो है कुषाण, और यहीं से निकलेगा एक रूलर जिसका नाम है कनिष्क। तो ये हमें थोड़ा सा नाम याद रख लेना है, मतलब एक मोटे तौर पर, लेकिन नाम अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये कुछ नूडल टाइप से आपको देखने को मिलता है। एंड लेटर ऑन दिस ट्राइब्स इज गोइंग टू डिवाइड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, और इंडिया के कुछ भागों पर ये रूल कर रहे हैं। इनमें से सबसे खास वो होगा कनिष्क। लेकिन कनिष्क आएगा उसके पहले हम देख लेते हैं द कुषाणा एम्पायर वाज ओरिजिनली फॉर्म इन द अर्ली 1st centuries अंडर द कुजुल कटफिसेस। अब देखिए नाम को थोड़ा सा समझ ही लीजिए। नाम कुछ अच्छा लग रहा है ना, जैसे चाउमीन टाइप से आपको नाम देखने को मिल रहा है, और ये चाउमीन जो है फिर आगे चलकर बेसी कुछ और चेंज हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप देखिए इंडियन कल्चर में आने के बाद इनके नाम में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
आया नहीं आया समझ में, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अब इसमें से भी बहुत सारी ब्रांच आती हैं, कुजुलकटफिसस अलग है और बाकी फिर आगे आपको देखने को मिलेगा अलग। और ये है कुछ उसका एम्पायर, ये मोटे तौर पर ये वाला आपको देखने को मिलेगा। देखियो, तो ये कनिष्क का एम्पायर है जो अभी हमें यहाँ रूलर्स देखने को मिलेगा। ये लगभग इसका टाइम पीरियड यहाँ ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये सेंट्रल एशिया में ये मैप और क्लियर मैंने रखा हुआ है। एंड दिस इज द क्लियर मैप ऑफ द कुषाण। I hope now you can understand easily. And this is the basic India, and this is the empire of the Kanishk and the Kushan। मतलब हम ये कुषाण का एम्पायर हम देख लेते हैं मोटे तौर पर। And they are ruling in the Central Asia and they are connect with the BC China as well। थोड़ा सा यहाँ चाइना का संपर्क भी आप देख लीजिए, करेक्ट है। कल से बेहतर मैप होगा, है ना, और ये बेहतर मैप होगा तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड दे आर द वेस्टर्न क्षत्रप एंड द वेस्टर्न क्षत्रप इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड शक। मेरे हिसाब से अब आपको कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्टर्न क्षत्रप ही लंबे समय तक रूल करेंगे। और मैंने आपको ये बताया कि इनका जो रूलिंग टाइम पीरियड है वो क्या है, वो 4th सेंचुरी के आसपास, 3rd to 4th सेंचुरी जाएगा। और ये भी मोटे तौर पर लंबे समय तक यहाँ लगभग रूल करेंगे। आगे चलकर इनको खत्म कर दिया जाएगा, करेक्ट है, समझ में आए। वो कब खत्म होंगे वो हम देखेंगे जब हमने चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी को आगे देखेंगे। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। और हम जब कुषाण की बात करते हैं तो कुषाण इज रूलिंग इन दिस वेरी बिग टेरिटरीज एंड दे आर कवरिंग ऑलमोस्ट दैट इज द नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज यहाँ हम जम्मू कश्मीर को मोटे तौर पर समझ सकते हैं। दे आर रीचिंग इन द मगध एज वेल, मगध के आसपास पहुंच जाएंगे, मथुरा, ठीक है, और यहाँ पर आपका गांधार यहाँ मोटे तौर पर होगा। यही हमें थोड़े थोड़े समझने, पेशावर, मगध, और ये आगे चल, इतना बड़ा एम्पायर है तो उसे आगे चलकर 2 कैपिटल भी बनानी पड़ेंगी, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं, तो ये एक एम्पायर है जो एम्पायर आपका सेंट्रल एशिया में डेवलप हो रहा है। तो जो हमने जितने भी देखे हैं उनमें सबसे बड़ा मोटे तौर पर तो सबसे बड़ा एम्पायर है वो कनिष्क का आपको देखने को मिलेगा। आगे चलकर एक चीज और देख लीजिएगा भाई, मैं अभी आपको आगे बता देता हूं, ठीक है। आगे चलकर हमें एक चीज और देखनी होगी। कनिष्क रूलर ऑफ द कुषाण डायनेस्टीज इज बेसी। अब ये यहां से एक रूट जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, एंड दिस रूट इज कॉल्ड द सिल्क रूट। सिल्क रूट या कह सकते हैं रेशम मार्ग, है ना, रेशम मार्ग होगा। और यहां से जब यहां पर ये रूट जाएगा तो सिल्क पर आपको देना होगा टैक्स या चुंगी देनी पड़ेगी भाई, टैक्स तो बनता है, करेक्ट है। एंड दिस टैक्स वाज कलेक्टेड बाय द कुषाण एम्पायर एंड दिस वाज, वी कैन से दैट कि यहां से काफी मात्रा में टैक्स जो सिल्क की जो है ट्रेडिंग्स की जाती थी और यूरोप में इसकी काफी ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसी वजह से हम देखते हैं कुषाण के यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी। तो मुस्कुरा दीजिए भाई, इकोनॉमिक कंडीशन जब अच्छी होंगी, जेब में पैसा होगा, तो हम देखेंगे कि कनिष्क के जो रूलर हैं दे आर इंट्रोड्यूसिंग द कॉइन्स ऑफ द गोल्ड। गोल्ड के कॉइन्स चलाएंगे, लेकिन ये गोल्ड के कॉइन्स में प्योरिटी जो है वो ज्यादा होगी। प्योर कॉइन्स चलाएंगे कौन, कनिष्क या कुषाण। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। और इसी सिल्क रूट को आगे चलकर जो आप देखते हैं करंट अफेयर्स में या जो आज की जो वर्तमान घटनाएं देखते हैं, ये चीन जो है, ओके थैंक यू राजवीर जी, थोड़ा सा मैंने काम किया है, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा सर्च कर लिया है और ये मेरे स्लाइड्स में ही मिल गया था मुझे, जो प्रीवियस स्लाइड्स थी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं तो चाइना जो है वो इसी तरीके की जो पॉलिसीज आज की डेट में अपनाता है मॉडर्न आपके पॉलिटिक्स में। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो ये मार्ग है सिल्क रूट और इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए कनेक्शन थोड़ा सा और जोड़ लीजिए कि देखिए आपके पास ट्रेडिंग्स अच्छा है, टैक्स आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशंस वो बेटर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। और इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बेटर हैं तो वो दिखेगा आपके गोल्ड कॉइन्स में। और गोल्ड कॉइन्स आपके क्या होंगे, प्योर होंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया, गोल्ड कॉइन्स प्योर होंगे। और ये हमने ऑलरेडी सीखा है, याद करिए प्रीवियस चैप्टर्स, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स यदि प्योर हैं तो हम उससे आसानी से उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ जाते हैं। ये हमने कॉइन्स की इंपॉर्टेंस में बखूबी सीखा है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, उसका नाम है कनिष्क। और कनिष्क के टाइम पीरियड को लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन ये टाइम पीरियड जो है वो 78 AD या CE है।
एक्चुअली जब आप थोड़ा डीप में जाते हैं, और डीप में जब जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि देयर वाज 3 कॉन्फ्रेंस, दे आर ऑर्गेनाइज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ द कनिष्का। 78 एडी में कनिष्क जो है वो अपना कोरोनेशन कराता है, जिसको हम कहते हैं राज्याभिषेक। ऑलराइट, समझ में आया। और इसके टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी विवाद हैं। विवाद इसीलिए हैं क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी 3 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई और फिर फाइनली जाकर ये लगभग ये 78 एडी बात की गई है कि शायद यही इनका टाइम पीरियड रहा होगा। ओके, बाकी हमें इतना रिसर्च करना नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें पेपर क्लियर करना है। तो कनिष्क जो है वो 2-3 कामों के लिए ज़्यादा फेमस है। कनिष्क इज़ वेरी फेमस टू इंट्रोड्यूस द 78 ईस्वी, है ना। ये एक कैलेंडर चलाता है 78 एडी का, वो उसके लिए काफ़ी फेमस है। लेटर ऑन दिस कैलेंडर इज एक्सेप्टेड बाय द आवर इंडियन गवर्नमेंट। समझ में आया, कहीं ना कहीं हमारी भारत की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को अडॉप्ट कर रही है। लेकिन आप देखिए, अब आप बन रहे हैं आत्मनिर्भर, तो भैया फिर आप इसी बाहर का कैलेंडर क्यों अपना रहे हैं भाई? ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ना थोड़ा सा क्या होता है, सरकार क्या कर रही है, मतलब वही चीज़ घुमा फिरा के वही बात कर रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अभी आप देखेंगे जैसे हम देखेंगे, लेट सपोज भोपाल का एग्जाम्पल लेते हैं। भोपाल में एक सिटी डेवलप हो रही है, नाम है स्मार्ट सिटी। यहाँ पर सब लोग स्मार्ट होंगे, शाहरुख खान हो जाएंगे यहाँ के सारे लोग, है ना। तो कुछ दिनों बाद जो है वो आपको क्या है, शाहरुख खान आएगा पढ़ाने, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। बाकी और कुछ मत समझना। तो भोपाल में एक स्मार्ट सिटी बन रही है और इस स्मार्ट सिटी का नाम जो होगा वो होगा बुलेवर्ड, है ना। मुझे स्पेलिंग शायद इसकी नहीं आ रही है, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बुलेवर्ड, है ना। अब देखेंगे ये बुलेवर्ड नाम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इंग्लिश से आ रहा है। नहीं, देखिए इंग्लिश वाले जो है वो, मैं बात मुद्दे की कर रहा हूँ, ठीक है, उसको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भोपाल में एक मार्केट है जिसका नाम है न्यू मार्केट। एक दिन हमारे यहाँ के बेसिक सीएम साहब जो है वो पहुंचे और बोलते हैं इसका नाम होगा नया बाजार। ये सब कब किया जा रहा है? ये सब राजनीति के दिन किया जा रहा है, जब 14 सितंबर जब हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी का नाम ही बुलेवर्ड रख रहे हैं और आगे चलकर बेसिस इसका नाम फिर चेंज करेंगे। आप लोग भी किसी ना किसी कॉलोनी में रहते होंगे, उन कॉलोनीज के नाम जरा पर गौर फरमाइएगा, सारे के सारा नाम आपको इंग्लिश देखने को मिलेंगे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, जस्ट केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्फ्लुएंस देखिए या प्रभाव देखिए, और ये इन्फ्लुएंस आपको थोड़ा सा समझ में आना होगा कि जब नेता जो है वो क्या करते हैं, जब आपका हिंदी दिवस आता है तो कहते हैं भैया हिंदी हो जाएगा सब कुछ। ऑलराइट, समझ में आया। 14 सितंबर के दिन बेसी हमारे यहाँ के मामा जी जो हैं वो उसका नाम रखते थे नया बाजार। अरे भाई, आप काम ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी का नाम कुछ ऐसा ही रख दीजिए। आपकी सारी कॉलोनीज के नाम ऐसे होंगे जिनका नाम होगा कोई दैट मीन्स गैलेक्सी सिटी या अलग अलग सिटीज, ठीक है। ये सारे के सारे नाम इंग्लिश हैं। आप इस तरीके का कानून बनाइए ताकि बेसी आगे चलकर भैया हिंदी जो है वो विलुप्त ही हो जानी है, जैसे संस्कृत का हाल हो चुका है। रुद्रदामन का भला हो जिसने बेसी उसको जीवित करने का काम किया। संस्कृत आगे चलकर शायद इंग्लिश भी खत्म हो जाए, सॉरी हिंदी भी खत्म हो जाए। मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो हम कैसे बेसी चाइना से सीखे भाई, वहां पर यदि कोई वहां की लैंग्वेज को नहीं बोलता है तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती। तो कुछ ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए गवर्नमेंट को ताकि इन सब चीज़ों से बात हो। बहरहाल ठीक है, हम देखते हैं बिकॉज ठीक है द बीसी कनिष्क इज गेटिंग द थ्रोन्स इन द 78 AD एंड दिस डेट इज गोइंग टू कंसेप्ट, दिस डेट इज गोइंग टू एक्सेप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यहीं से हम देखते हैं उसकी कहानी शुरू हो जाती। मैं लैंग्वेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा चर्चा इस बात से कर रहा हूँ। लेटर ऑन दिस लैंग्वेज इज यूज बाय द दिस कैलेंडर, थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है थोड़ा सा, है ना। दिस कैलेंडर इज यूज बाय द इंडियन गवर्नमेंट। यहाँ पर हम देख लेते हैं, समझ में आए। मैं बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ, ये थोड़ा सा मैं केवल कंसेप्ट को बताने की बात कर रहा हूँ। तो कॉलोनीज के नाम आप देखिएगा, आप जिस कॉलोनीज में रहते होंगे उसका कॉलोनीज का नाम बिल्कुल इन्फ्लुएंस होगा और वो इन्फ्लुएंस जो होगा वो इंग्लिश होगा।
मैं 100% बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो कॉलोनीज के नाम हम क्यों नहीं रख सकते हमारी जो कल्चर से रिलेटेड है? वाई वी आर गोइंग टू लेफ्ट आवर कल्चर्स? हम क्या अपने कल्चर्स को भुलाते जा रहे हैं? ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत है। फिर भी वी आर दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स एज फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा उसको समझना होगा। एंड द कैपिटल ऑफ द कनिष्क इज बेसी, हमने ऑलरेडी देखा है, द एम्पायर इज वेरी विगर्स, ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू स्टेबलाइज टू कैपिटल, और ये कैपिटल है पुरुषपुर। पुरुषपुर इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द पेशावर, एंड द अनदर कैपिटल नेम इज कॉल्ड द मथुरा। एक और कैपिटल होगी जिसका नाम होगा मथुरा। एज वी हैव सीन द बीसी दैट इज द वेरी बिग टेरिटरीज दैट इज हैंडल्ड बाय द कनिष्क। कनिष्क एक बड़े साम्राज्य को भी हैंडल करता है, ऐसा हमने समझा है। एंड दिस इज द वेरी फेमस, एंड दिस फेमस council is organized by the none other than the name is called the Kanishk, and this fourth Buddhist council that is organized by the Kanishk in the Kundalwan Kashmir. Kundalwan Kashmir that is the part of the empire of the Kanishk, Kanishk के part का हिस्सा होता है। as we have seen just the BC map, और मैप में हमने सब देखा है, इनका पूरा पार्ट होता है। What will happen in the fourth Buddhist council? चौथी बौद्ध संगति में क्या हो जाएगा भाई, जरिए कमेंट करिए। और चौथी बौद्ध संगति में हमें देखने को मिलेंगे दो सेक्ट, दो विचारधाराएं, दो आइडियोलॉजीज। वो दो आइडियोलॉजीज कौन सी हैं? एक का नाम होगा हीनयान, एक का नाम होगा महायान। और हीनयान महायान को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड दिस इज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कनिष्क। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ये चौथी बौद्ध संगति में, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में, ये डिवीजन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हीनयान एंड महायान। कौन सा वाला ट्रेन वाला, कौन सा वाला बस वाला, ये आप सभी जानते हैं। ये बस वाला ट्रेन वाला कौन है? और ये बस वाले ट्रेन वाले आज की डेट में हीनयान और महायान बन चुके हैं। और ये हीनयान महायान का कंसेप्ट जो है कनिष्क। तो वी कैन सी दैट, देखिए अब कनेक्शन जोड़िए थोड़ा सा। देखिए कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, मैंने आपको ये बताया था, एक होगा हीनयान, एक होगा महायान, ठीक है। महायान क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि भैया क्या होगा, हम मूर्ति पूजा बनाए करेंगे। ये क्या बोलेंगे? बोला हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। दैट मीन्स नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति किसकी बनाएंगे? दे आर दैट इज मेकिंग ऑफ द मूर्तिज ऑफ द बुद्धा, दैट मीन्स बुद्ध की मूर्ति बनाई जाएंगे, ठीक है। बुद्ध कौन था? बुद्ध हमारा भगवान है, गॉड है, और गॉड की हम मूर्तियां बनाएंगे और इस तरीके से हम वर्शिप करना शुरू कर देंगे। और यही कंसेप्ट दैट मीन्स कनिष्क के टाइम पे क्या होगा? कनिष्क के टाइम पे हम देखेंगे गांधार, और एक और डेवलप होगा दैट इज मथुरा। और ये गांधार एंड मथुरा क्या है भाई? ये मथुरा और गांधार जो है वो मूर्ति बनाने की कला है। समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों? तो देखिए डेवलपमेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर फोर्थ काउंसिल में क्लियर हो चुका है भाई, क्लियर डिवीजन हीनयान महायान, इलेक्शन डिक्लेयर, एक हीनयान एक महायान। और जब हीनयान महायान डिक्लेयर हो चुके हैं, और जब हम देखेंगे उनका विचारधारा देखने को मिलेगी, और वो विचारधारा है मूर्ति मतलब मूर्ति पूजा करेंगे। और मूर्ति पूजा की यहां पर आर्ट डेवलप होंगे, और वो कला है गांधार एंड मथुरा। एंड दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, एंड दिस इज द कनेक्टिंग। दोनों चीजें वहीं के वहीं जुड़ी हुई हैं। यदि गांधार, या हम कह सकते हैं कि शायद आपका फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल ना होता, हीनयान महायान ना होता, तो शायद गांधार एंड मथुरा डेवलप ना होते, ऐसा भी हम कह सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो कनेक्शंस कुछ ऐसे बनकर देखने को मिलते हैं, और ये डेवलपमेंट हो रहा है कनिष्क भैया। तो इसीलिए कनिष्क को हम हाथ जोड़ लेते हैं भाई कि आप बहुत अच्छा काम किए हो भाई, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का कंसेप्ट आया, बुद्ध धर्म में आया। क्या अभी वैदिक कल्चर में मूर्ति पूजा देखने को मिल रही है? आंसर आएगा नो। There is no development in the idols of the BC during this time of the Vedic religions. लेकिन आगे चलकर जब हम देखेंगे, आगे चलकर हमारे पास कौन आने वाले हैं? गुप्ताज आने वाले हैं। गुप्ताज मतलब कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश मतलब कौन? They are the follower of the Vedic religion and they will रिवाइव द वंस अगेन द वैदिक रिलीजन्स। लेकिन अब ये वैदिक रिलीजन्स को रिवाइव करेंगे कैसे? वैदिक रिलीजन्स को करेंगे अब मूर्तियों के फॉर्म में, आइडल्स के फॉर्म में। और मूर्तियां बनाई जाएगी तो उसे हवा में तो रखोगे नहीं भाई, उसे कवर करोगे, और कवर करोगे तो क्या बनाए जाएंगे? टेम्पल्स। और ये टेम्पल फिर बनाया जाएगा रिलीजन्स। तो रिलीजन्स के पुराने वाले पार्ट में ये सब देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये डेवलपमेंट कब हो रहा है?
कनिष्क के टाइम पे आ रहा है और कनिष्क ही आपको दे रहा है मूर्ति, और मूर्ति जो है पहले बनाई जाएंगी बुद्ध रिलीजन्स में, देन दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द बीसी महावीर रिलीजन्स एंड द बीसी आगे देखने को मिलेगा वैदिक रिलीजन्स, और वैदिक रिलीजन्स में आपको ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कब? ये डेवलपमेंट देखने को मिलेगा गुप्त एज में, और गुप्त एज में जब मूर्तियां बनाई जाएंगी तो हम देखेंगे मूर्तियां देखने को मिलेंगी ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके साथ ही डेवलपमेंट होगा टेम्पल। लेकिन शुरुआत कब हो रही है? कनिष्क, दैट इज द ग्रेट पर्सन, ठीक है, दिस इज द पर्सन बिहाइंड द बीसी राम मंदिर। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों? हम यहाँ केवल समझने के लिए उपयोग कर रहे हैं, हम किसी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपने समझना है, और समझने के आधार पर ही आपको मैं समझा रहा हूं कि इस तरीके से कहानियां चीजें चेंज होती हैं। तो रिक्वायरमेंट के आधार पर चीजें चेंज हो रही हैं। आप देख लीजिए, जैसा समाज चाह रहा है, जैसा रूलर चाह रहा है, और वो डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो कहानी कैसे डेवलप हो रही है, चेंज हो रही है, वो हम देख रहे हैं। कनिष्क और क्या करता है? कनिष्क बेसिस से अपने दरबारियों को पकड़ लेता है और दरबारियों को बोलता है कि भैया बुद्ध धर्म से रिलेटेड लिटरेचर लिखो। ठीक है साहब, क्या लिखना है? बोला आप बुद्ध चरित्र लिखो। ठीक है, बुद्ध चरित्र लिखो, आप सौरांध्य लिखो, सारीपुत्र प्रकरण लिखो, एंड ऑल दीज बुक्स आर रिलेटेड टू द बुद्ध रिलीजन, एंड दिस द पर्सन नेम इज कॉल्ड द अश्वघोष, एंड अश्वघोष वाज वन ऑफ द बीसी पर्सन हु इज इन्वॉल्विंग इन द फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल। डू यू रिमेंबर? आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अश्वघोष जो है कहीं ना कहीं फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल में आपके होते हैं। करेक्ट है? और कौन है भाई तुम्हारे दरबार में? और हमारे दरबार में दैट मींस वसुमित्र हैं। वसुमित्र दैट इज महाभिभाष, और ये क्या करते हैं? एक बुक लिखते हैं। दिस बुक नेम इज कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द बुद्धिज्म एंड महाभिभाष। ये लो, इतनी बड़ी बुक लिख दी है हमने। क्या है? एनसाइक्लोपीडिया। लो भाई, विकिपीडिया जैसा लग रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज द reasons behind the BC the development of the Buddhism during the time of the Kanishk। लेकिन ये भी आपको पता है कि ये बौद्ध धर्म इतनी तेजी से जब डेवलप हो रहा है, आगे चलकर ये खत्म भी हो जाएगा। वो आपको सब पता है, याद करिए, वो अय्याशी का अड्डा है ना, वो कहानी हम बाद में बात करेंगे। एंड दीज आर द लीजेंड एंड दे आर द BC ग्रेट पर्सन्स, दे आर गोइंग टू डेवलप बौद्धिज्म। और इस तरीके से ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। वी आर हेयर्स टू डिस्कस द हिस्ट्री, और हिस्ट्री कैसे चेंज हो रही है आप सभी को पता है। इसके अलावा एक और आएंगे हमारे डॉक्टर साहब, एंड दिस डॉक्टर नेम इज कॉल्ड द बीसी चरक, एंड दे आर बीसी कह सकते हैं दैट मीन्स वो एक बुक लिखेंगे चरक संहिता। संहिता का मतलब ध्यान दीजिए, यहां दीजिएगा, दैट इज संहिता का मतलब द कंपाइलेशंस। यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता का मतलब द कंपाइलेशन ऑफ द ऑल मंडल्स, एंड दिस ऑल कंप्लीट बुक इज कॉल्ड द संहिता। तो चरक ने क्या किया? चरक ने अपना जो भी ट्रीटमेंट है, कोरोना का इलाज है, ठीक है, वो दुनिया भर की जो विधियां हैं, जब आपका बोला विक्स लगा देना, ये लगा देना, पैरासिटामोल, ये सब चीजें जो है मिक्स कर दी, एंड दिस इज कंपाइल्ड इन द दिस बुक्स, है ना। ये भाई कोरोना की दवाई नहीं बताई थी उन्होंने, है ना, समझने के लिए बता देना भाई। आप लोग इसी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीजें समझ जाते होंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको चलिए। ऐसा कहा जाता है कि मगध पर आक्रमण कर कर ही उन्होंने किसको जीता था? अश्वघोष को जीता था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो मगध पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के दौरान कुछ चीज़ों को जीत लेता है। अश्वघोष क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, चलो हमारे दरबार में। ओके साहब, चलते हैं। और अश्वघोष जो चले जाते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे बुद्ध का पॉट, बुद्ध जिसमें भिक्षा मांगते थे, वो वाला पॉट भी इनके पास होता है। इस तरीके से कनिष्क जो है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी चीजें, इसका श्रेय जाएगा कनिष्क को। इसीलिए महान है भाई, इसीलिए ग्रेट है। इतना ज्यादा काम आप कर रहे हो तभी तो बेसी आपको इतिहास याद रखेगा। क्यों हमने गोंदो फर्निश को एक स्लाइड में खत्म कर दिया? बिकॉज बेसी इतिहास हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को याद रखता है जो कुछ खास करके चला जाता है। सिकंदर, बिकॉज ठीक है वो सिकंदरी नहीं आई है, ठीक है, सिकंदरी, हाँ समझ गए होंगे भाई लोगों। तो हिस्ट्री क्रिएट करिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। वी आर दैट मीन्स गेटिंग द बीसी, हम इतिहास सीख भी रहे हैं, और हमें इतिहास को बनाना भी है और इतिहास को जीतना भी है। समझ में आए? समझ कर। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ही इज गोइंग टू द कनिष्कपुर। कनिष्कपुर नाम का बीसी शहर बना रहा है कनिष्क। इसके अलावा कनिष्क के द्वारा और क्या किया जा रहा है? तो वी हैव सीन द बीसी, दिस पार्ट इज कॉल्ड द बीसी अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग आपका ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया?
एंड ही वॉज होल्डिंग द बीसी सिल्क रूट एज वेल। रेशम मार्ग पर उसका अधिकार है। और देख लीजिए इतना सारा डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं हम, और हमारे पास भी सारी की सारी चीजें हमारे पास आसान हैं। दैट मीन सिल्क रूट। सिल्क रूट से क्या होगा? सिल्क रूट से हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो हम एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन, जेब में पैसा है तो मॉल घूमने के साथ साथ शॉपिंग कर भी जाएंगे। और इट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ दैट इज द गुड स्माइल, एंड गुड स्माइल ऑलवेज पॉजिटिव। आया नहीं आया समझ में? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और यही हमारा दैट मीन्स मंत्र है। और ये मैंने कुछ सिक्के भी रखे हैं, और इस सिक्कों से आप आसानी से समझ सकते हैं। दिस इज द कॉइन्स ऑफ द इंडो ग्रीक्स। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये राजा है ना, ये राजा, और राजा के साथ साथ डेट वेट सब लिखा हुआ है। ये दुनिया भर की लैंग्वेज में, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं नहीं समझ सकता और मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर शक और पहलव के कुछ सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, कुछ यहाँ पर। और कनिष्क, देखिए कनिष्क का सिक्का चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द इमेज ऑफ द बुद्धा, एंड दिस इज द बेसिक ग्रेट एग्जांपल ऑफ द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। एंड हाउ अबाउट द गुप्ताज? गुप्त का सिक्का देखिए, बिल्कुल चमकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये तो बेसिक इसमें जंग लग गई। जंग नहीं लगेगी भाई लोगों, मतलब समझने के लिए हम बात करते हैं। दिस इज नॉट द बेसिक। ये वाला सिक्का आपको चमकता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और ये चमकता हुआ सिक्का आपको गुप्त में नहीं दिखाई देगा। व्हाट विल हैपन? गुप्त के एज में हम देखेंगे ये सिल्क रूट जो मैंने अभी आपको बताया है, ये खत्म हो जाएगा। किसके टाइम पर? गुप्त के टाइम पर। और गुप्तों के टाइम पर जब सिल्क रूट खत्म हो जाएगा, एंड इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट कि भैया हमारी प्योरिटी भी खत्म हो जाएगी, हमारा सोना अब नहीं चमकेगा, हमारा सिक्का नहीं चमकेगा। एंड इट वॉज गिवन बाय द ग्रेट कनिष्क। कनिष्क के द्वारा ये चीजें दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि सिल्क रूट पर उसका अधिकार था। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों? ठीक है, तो आप महान क्यों बन रहे हो ये आपके सिक्कों में पता चल रहा है। आप महान क्यों बन रहे हो ये आपके दैट मीन्स इमेज में देखने को मिल रहा है। इट इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ द कनिष्क, और कनिष्क की क्वालिटी आपको यहां चमकती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग भी मुस्कुराहट के साथ चमक जाइए। इसके अलावा और भाई देखिए बुद्ध धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, हीनयान महायान हो रहा है। दैट मीन्स फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हो गए हैं, और बौद्धिस्ट काउंसिल हो गए हैं तो यहाँ पर एक टावर का निर्माण भी कराएंगे, और ये एक स्तूप भी बनाएंगे। और स्तूप जो है वो आपको समझ में आते हैं किस धर्म से रिलेटेड हैं, और वो हैं आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड। I hope you got it. And the last but not the least, this is very important points in the point of the art and cultures. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो मथुरा शैली डेवलप होती हैं। These two style is developed by the कनिष्क। ये कनिष्क के टाइम पर डेवलप होती हैं। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों? और ये आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को भी पता है। ये दो स्टाइल्स हैं, लेकिन ये दो स्टाइल क्या हैं? मूर्ति बनाने की कला है, आइडल, करेक्ट है। और ये आइडल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्र कौन सा होगा? इसका एरिया होगा गांधार। ठीक है, गांधार का इन्फ्लुएंस कहां से आ रहा है भाई लोगों? नाम बताइए। आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधार। गांधार का इन्फ्लुएंस आपको ग्रीक से देखने को मिलेगा, बट ग्रीक्स में उस आर्ट को क्या नाम दिया गया है भाई? देखिए, ये अच्छी बात है। यदि टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है केवल पढ़ाना नहीं, टीचर का काम है आपको इंटरेस्ट लेकर आना हिस्ट्री में। और हिस्ट्री इज काइंड ऑफ द वेरी दैट मीन्स बहुत लोग कहते हैं बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बट हिस्ट्री को एक बार बताने वाला चाहिए, और बताने वाला जो है वो ये है। ठीक है, आपके सामने यही है हेलेनिस्टिक आर्ट, यही है हेलेनिस्टिक कला। समझ में आ चुका होगा भाई? तो ये कला जो मैंने आपको अभी बताई है दैट मीन्स ठीक है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बीसी ग्रीक्स, और ग्रीक्स की कला जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब हमें हेलेनिस्टिक नहीं कहेंगे भैया, हमें हेलेनिस्टिक नहीं समझ में आता, हमें समझ में आता है गांधार। तो हेलेनिस्टिक को आज से गांधार कहा जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमने उसका नाम जो है वो मुगल सराय से चेंज कर दीन दयाल कर दिया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसका नाम चेंज कर दिया? हमने हेलेनिस्टिक आर्ट का नाम चेंज कर दिया है और गांधार कर दिया है। दीन दयाल स्टेशन कर दिया गया है। पहला नाम हमारा था मुगल सराय, या इलाहाबाद से हमने प्रयागराज कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमने अपना उसका देशीकरण कर दिया है। ये एग्जाम्पल आपको यहां देखने को मिलता है गांधार में। तो
मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेके आ जाता हूँ, और बैकग्राउंड की यदि हम बात करते हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कुषाण डायनेस्टीज, और कुषाणा डायनेस्टीज का एक रूलर है एंड दिस रूलर नेम इज कॉल्ड द कनिष्का, ठीक है। और कनिष्क के बारे में हम डिस्कशंस कर रहे थे, और कनिष्क वाज रूलिंग दैट इज द बीसी 78 एडी। 78 एडी को लेकर काफ़ी विवाद भी हैं, बट यहाँ पर जो बुक्स वगैरह है वो सिर्फ सोर्सेज की यदि हम बात करें तो हमें यही समझना होगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। टाइम पीरियड को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, और इसको लेकर जब आप बुक्स में थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो देयर इज़ ए 3 कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज इन द लंदन, एंड द लंदन कॉन्फ्रेंस इज स्टिल नॉट डिसाइड द टाइम पीरियड ऑफ द कनिष्क, बट ये कहा जाता है शक संवत, शक कैलेंडर, और शक कैलेंडर से रिलेटेड हो जाएगा। बट ये हम ऑलरेडी चीज़ें सब देख चुके थे, और अब हम बात करने वाले हैं द मेन दैट इज़ द गांधार शैली एंड द मथुरा शैली। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने आपको बता दिया था, ये हमने डिस्कशंस कर लिए थे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कनिष्क के टाइम पीरियड में हम देखते हैं द लास्ट पॉइंट्स वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, हमने ऑलरेडी कनिष्क के बारे में डिटेल में समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं उसके स्टाइल के बारे में, दैट मीन्स वो स्टाइल है उसका गांधार स्टाइल और मथुरा स्टाइल। जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, और ये गांधार स्टाइल का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में होगा, एंड द मथुरा इज द बिंदुल पार्ट ऑफ द इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो यदि हम बात करें इसके इन्फ्लुएंस की बात करें, इसका प्रभाव कहाँ से निकल के आएगा, इसका प्रभाव जो है वो ग्रीक से निकल कर आएगा, और ग्रीक में हमने देखा है हेलेनिस्टिक आर्ट, तो ये इस पर प्रभाव जो होगा वो ग्रीक्स का होगा। एंड हाउ अबाउट द बीसी मथुरा स्टाइल, मथुरा स्टाइल पर प्रभाव जो होगा वो इंडोजीनियस होगा। तो आई एम डेट, ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसका एक कंपैरेटिव वे रखा हुआ है, और कंपैरेटिव वे में हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। और ये है आपका, मैंने एक बीच में रखा हुआ है दैट इज द बेसिक पॉइंट्स वेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तरफ मैंने मथुरा रखा है, एक तरफ मैंने गांधार स्टाइल रखा है, और दोनों का जो दैट मीन्स जो डेवलपमेंट टाइम पीरियड होगा दैट इज according to the Kushana dynasties, because Kushan dynasties is behind the development of these two styles. All right, we will talk about the area. यदि एरिया की बात करें तो दिस इज द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में डेवलप होगा, एंड इट विल अराउंड द बीसी मथुरा के आसपास यहाँ देखने को मिलेगा। द इन्फ्लुएंस का मतलब है कहाँ से प्रभाव हो रहा है, तो इसका प्रभाव जो है वो हेलेनिस्टिक आर्ट से होगा, और ये हेलेनिस्टिक आर्ट्स कहाँ से आया, ग्रीक से आया है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस सेक्शंस। क्या प्रभाव होगा इसका, तो यहाँ पर हम प्रभाव देखते हैं शुद्ध देशी, या कह सकते हैं शुद्ध देशी होगा। ये आपका देसी दारू के समान है, ये बीसी आपका थोड़ा अंग्रेजी दारू के समान है, वैसा ही आप समझ लीजिए। आगे हम देखते हैं द रिलीजियस इन्फ्लुएंस। यदि धर्म की बात करें तो धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधार शैली में आपको बुद्ध धर्म से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि यू विल फाइंड आउट द बौद्धिज्म्स, हिंदुज्म्स एंड द जैनिज्म्स। यदि इसका हम स्वरूप देखें, इसका कंसेप्ट देखें, तो दिस इज धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर इन नेचर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा इंडिया है, इंडिया का कोई रिलीजन है क्या भाई लोगों? इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया इज दैट मीन्स, ठीक है, सेकुलर नेचर का है, और सेकुलर नेचर इज नथिंग बट दैट इज द बीसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल रिलीजन, वी कैन से दैट। तो एक मैंने कहा जाए तो ये सभी धर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी मूर्तियां जो है वो आपको दोनों धर्म में देखने को मिलेंगी। एंड द बेसिक मटेरियल यूज किया गया है। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैंने केवल आपको एक आइडिया लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं। बाकी डिटेल्स जो है वो आर्ट एंड कल्चर्स में आप देख सकते हैं, बट यहाँ मैं थोड़ा सा एक व्यू आपको मैंने देने की कोशिश की है। और ये जो बनाई जाएंगी वो ग्रेट सैंडस्टोन से बनाई जाएंगी। सैंडस्टोन का मतलब भाई बलुआ पत्थर, और ये लाल कलर के बलुआ पत्थर से आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आए? ये इमेज जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये ग्रे सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, जबकि आप यहाँ देखेंगे रेड सैंडस्टोन्स के द्वारा बनाया गया। थोड़ा सा आप इसको पिक्चर्स को थोड़ा देखेंगे तो वहाँ से भी आप समझ में आएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बुद्ध को थोड़ा सा आध्यात्म स्पिरिचुअल से दिखाया गया, जब यहाँ पर बुद्ध को थोड़ा अट्रैक्टिव बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक जो है वो थोड़े से वहाँ से जुड़े होते हैं, आपको वहाँ समझना होगा। और अलग अलग मुद्राएं, ठीक है, अलग अलग पोस्चर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में, वो डिटेल में जाते हैं तभी जाके आपको क्लियर देखने को मिलेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है, दैट इज गांधार शैली इन द बीसी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कनिष्क है, दैट मीन्स, अब देखिए मैंने आपको बताया था कनिष्क का जो ओरिजिन है वो आपका तुर्किस्तान या चाइना से रिलेटेड है भाई।
कनिष्क की बात करते हैं और कनिष्क जो है, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो देखिए नाम की बात थोड़ा सा करें तो याद करिए कुजुल कट फिशस हमने देखा था। द कुजुल कट फिशस दैट मीन्स थोड़ा सा नाम जो है वो मंचूरियन टाइप से आपको लग रहा है, ठीक है। जैसे मंचूरिया है तो मंचूरिया से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा दैट मीन्स द टच विद द बीसी चाइना, थोड़ा सा चाइना से टच है ना। अब यहाँ पर आप देखिए नाम जो है कनिष्क, and the Kanishk name is something is that is represented, एक थोड़ा सा इसका अटैचमेंट। एक्चुअली ये जो कम्युनिटीज हैं वो सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, इनका इन्फ्लुएंस चाइना से रिलेटेड है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस जब इंडिया के संपर्क में आता है तो इनका थोड़ा सा कह सकते हैं चेंज हो जाएगा और वो थोड़े से इंडियन की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ मंचूरिया, अब यहाँ पर वो बेसिक कह सकते हैं सेवैया में कन्वर्ट होने वाला है ना। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इनके नाम को। अभी देखिए कनिष्क, अब कनिष्क नाम आ रहा है दैट मीन्स थोड़ा सा इंडियन टच आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद आप देखिए थोड़ा सा वशिष्क, है ना, थोड़ा सा नाम आप देखें गुड इवनिंग। और ये इसके बाद आप देखेंगे हुविष्क आएंगे और हुविष्क के बाद हम देखेंगे कनिष्क सेकंड आएगा। ये एक थोड़ी सी डायनेस्टीज मैंने यहाँ रखी और कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव। अब देखिए थोड़ा सा नाम को आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए और नाम को भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। तो वासुदेव दैट इज द बीसी वासुदेव, वासुदेव किसको कहा है? ठीक है, कृष्ण को कहा गया है। तो समथिंग इज दैट मीन्स वी कैन से दैट कि द रूलर ऑफ सेंट्रल एशिया दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस। तो मैंने आपको ये बताया कि वासुदेव, वासुदेव दैट मीन्स द बीसी कृष्ण, कृष्ण को ही कहा गया है। तो दे आर समथिंग दैट मीन्स इन्फ्लुएंस, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो चाइना वाला जो कंसेप्ट है वो इंडिया में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो नाम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। तो मैं जैसे कनिष्क चेंज हो गए हैं वैसे ही मैं आपको भी चेंज कर दूंगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं द वासुदेव वाज द बीसी लास्ट ग्रेट किंग ऑफ द कनिष्क, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पायर डिसइंटीग्रेशन ही प्रोबेबली डाइड 232। तो मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं ये लास्ट रूलर होते हैं इनके खास, और इसके बाद ये डायनेस्टी डिक्लाइन की ओर चली जाती है। थोड़ा सा मैंने अब ये एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा और अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे तो इस समय दैट मीन अब देखो ये है समरी, समरी का मतलब है ग्रीक्स का, है ना, शक का, पहलव का, कुषाण का। और ये सब कहाँ से आते हैं? सेंट्रल एशिया से आते हैं। और सेंट्रल एशिया से आने के बाद इंडिया में क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इन्फ्लुएंस आता है, वो हमें देखना है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, हम उनसे क्या सीख रहे हैं, क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, करेक्ट है। और अब हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड द पॉटरी सिस्टम्स, ठीक है। तो जनरली क्या हो रहा है कि भवन निर्माण के लिए विशेष प्रगति देखने को मिलती है ड्यूरिंग दिस टाइम्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि बर्न ब्रिक्स का उपयोग किया जाने लगेगा। दैट मीन्स, ठीक है, बेक ब्रिक्स हम कह सकते हैं या कह सकते हैं पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाएगा। और पकी हुई ईंटों से ना केवल बेसिक कह सकते हैं फर्श बनाया जाएगा, जैसे घर है तो उसका निचला वाला भाग है बल्कि ऊपरी वाला भाग बनाया जाएगा, लेकिन बाहरी वाले भाग में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। तो ये थोड़ी सी एक फीचर्स है, थोड़ी विशेषता है, वो आपको देखने को मिलेगा। बर्तन की यदि हम बात करें तो रेड कलर के बर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही आकर्षक होंगे, बहुत ही ज्यादा दैट मीन्स पॉलिशदार होंगे। तो मोटे तौर पर ये कुछ आपके स्ट्रक्चर्स और इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीक्स है, शक है, पहलव है, कुषाण, ये सभी का हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, मोटे तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। कैवलरीज की बात करते हैं, घुड़सवार सेना। सेंट्रल एशिया, देखो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। सबसे अच्छे घोड़े होते हैं अरबी घोड़े, है ना, इसको आप पहले तो ये समझ लीजिए। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का ये वाला जो भाग है दैट मीन्स जो ईस्ट वाला पार्ट है, यहां पर हमने एलिफेंट्स को देखा था। ईस्ट वाला पार्ट दैट इज रिलेटेड टू द एलिफेंट्स। इस वाले भाग में हाथी आपको देखने को मिलेंगे और हाथी जो है वो कहीं ना कहीं एक वेपन यूज किया जा रहा है, वेपन के तौर पर, ये भी हमने समझा था। और अरब के पार्ट के जो है वो हॉर्सेस काफी फेमस हुआ करते थे। और यहां पर हम देखेंगे जो कनिष्क हैं या कुषाण के जो रूलर्स हैं, दे आर यूजिंग दिस इज वेरी दैट मीन्स, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो वॉर में यूज करेंगे। तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। The together with the Indian cultures, he gave the birth in new mixed cultures। मैंने जैसे आपको बताया है कि ग्रीक्स हैं, शक हैं, पहलव हैं, एंड कुषाण्स हैं, दे आर मिक्सिंग इन द इंडियन कल्चर, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं भाई इनका कुछ खास वैसा कल्चर नहीं होता है, तो दे आर मिक्सिंग इन द इंडियन कल्चर, ठीक है। और एक मिश्रित कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इनका कोई विशिष्ट स्पेशल लिपि नहीं होगा। तो ये लिपि कौन सी अपनाएंगे? ब्राह्मी लिपि को अपना लेंगे। ये कौन सा लिपि अपनाएंगे? दैट मीन्स ग्रीक लिपि को अपना लेंगे।
वी कैन से दैट भाई यहाँ से आ रहा है, भाई इनका नहीं है तो क्या होगा, ये यहाँ से अपना लेंगे। ओवरऑल मोटे तौर पर हम एक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरीके से वो इंडियन कल्चर्स को ये अडॉप्ट कर लेंगे, द इंडियन कल्चर्स एंड बिकेम ए पार्ट ऑफ इट, और वो इस इंडियन कल्चर में उनका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे भाई देखो सिंपल सी बात है, जैसे हम यदि सामान्य भाषा में कहें, लेट सपोज, देखिए लैंग्वेज के कुछ शब्द को एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं। अभी मैं एक नंबर, दैट मीन्स ठीक है हॉस्पिटल, भाई हॉस्पिटल किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन हमने उसको, हमारे यहाँ मैक्सिमम हिंदी बोली जाती है, और हिंदी बोली जाती है तो भाई हमें हॉस्पिटल बोलते नहीं बन रहा है, तो हम हॉस्पिटल की जगह हमने क्या बोल दिया, दैट मीन्स उसका नाम कर दिया अस्पताल। भैया कितने जा रहे हो, दैट मीन्स ठीक है भैया मैं तो अस्पताल जा रहा हूं, ठीक है, दैट मीन्स, तो वी कैन से दैट, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसको चेंज कर दिया। वैसे ही हमने देखा कि जो शक, कुषाण और बेसी पहलव्स हैं, ये सारे के सारे उनके वो अपने हिसाब के जब इसी इसमें कल्चर में एडजस्ट हो जाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, ये एग्जाम्पल है, आप और भी देख लीजिए, दैट मीन्स माइल, और माइल को हमने हिंदी में क्या कर दिया, मील कर दिया भाई, है ना, तो ये शब्द हैं उनका चेंज कर दिया गया। तो वैसे ही हम समझने के तौर पर कह सकते हैं, ये दोबारा वापस पॉइंट आ गया यहां पर, देखिए ये वाला पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश करेगा। ही यूज हॉर्स एक्सटेंसिवली एंड द स्टेबलाइज द एम्पायर बाय यूज ऑफ द हॉर्स, यहां पर बड़े पैमाने पर हॉर्स का उपयोग किया गया और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और उनके जुनून का, मेरे पीछे से थोड़ा सा छुप गया है, जुनून की बात करें दैट मीन्स, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर कई मूर्तियां मिली हुई हैं, जिस मूर्ति में हॉर्स को बताया गया है, और हॉर्स जो है वो एक तरह से वेपन की तरह से यूज किया जाएगा, उसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो वी कैन से दैट कि इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो घुड़सवार जो है वो वहां पर काफी फेमस हो चुका था, और इसी के आधार पर उन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन भी किया। क्लॉथिंग की बात कर लेते हैं, उनके कपड़े की बात कर लेते हैं, पहनावे की बात कर लेते हैं। तो जो आज की डेट में पंजाबी और अफगानी जो पगड़ी लगाकर, जो आपका टर्बन लगा के घूमते रहते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा। और यहां पर हम देखिए, द क्रेडिट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्बन्स, कुर्ती, ट्राउजर्स, हैवी लॉन्ग कोट गोज टू द शक एंड द कुषाण। तो ये मोटे तौर पर हम देखते हैं कि इनका पहनावा जो है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, कल्चर, ठीक है, और आज के पहनावे के तौर पर हम समझ सकते हैं। जैसे पंजाबी लोग जो है आपके सर पर जो है पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, और नीचे एक लॉन्ग कुर्ता आप देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये समझने के ऊपर है, ठीक है, पहनावे से समझा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट कहां से आ रहा है, दिस कंसेप्ट इज गोइंग टू डिराइव, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो आपको देखने को मिलेगा शक और कुषाण के द्वारा आ रहा है। ठीक है, द कल्चर ऑफ द हेड्स, ठीक है, आज की डेट में हेड्स है हेलमेट जैसा, दैट मीन्स हेलमेट यहां पर वो बाइक वाला हेलमेट नहीं है, यहां हेलमेट का मतलब है दैट मीन्स ड्यूरिंग द वॉर, है ना, जो आपका जो अलेक्जेंडर, जैसे वो, सॉरी अलेक्जेंडर नहीं, ठीक है, जैसे आपका द लास्ट समुराई मूवीज में आप देख सकते हैं वो आपके पहनते हैं, ठीक है, ऑकलीज पहनता है, जैसे मान के चलिए एक ट्रॉय मूवी आई थी, मैंने कुछ एक उदाहरण दिए जस्ट समझाने के लिए, है ना। शूज जो है, शूज का प्रचलन बढ़ जाएगा, और इन्हीं का उपयोग उन्होंने किसमें किया, इन्हीं का उपयोग जो है वो वॉर के दौरान किया, और वो आसानी से फिर वॉर को देखते हैं। इसके अलावा वो हॉर्स यूज कर रहे हैं, और हॉर्स जो है वो कहीं ना कहीं दैट मीन्स इसके द्वारा वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वॉर जैसी चीजों को जीत लेते। तो ये मोटे तौर पर एक कल्चरल जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। ट्रेड की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमने देखा है भाई कि सिल्क रूट पर किसका अधिकार होता है, सिल्क रूट, याद है भाई सिल्क रूट, व्हाट इज सिल्क रूट, डू यू रिमेंबर? सिल्क रूट जो है वो हम देखते हैं चाइना से बीसी यूरोप के बीच में, और ये जो रास्ता है दैट वाज इन बिटवीन द एम्पायर ऑफ द कुषाण, कुषाण एम्पायर के अंतर्गत होता है। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। और कनिष्क वाज होल्डिंग दिस रूट, है ना, कनिष्क जो है वो यहां से जाने वाले, यहां से आने वाले दोनों से क्या करता था, टैक्स वसूलता था, जीएसटी समझ लो भाई, ठीक है, यस, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो वी कैन से दैट कि भाई टैक्स लगेगा, चुंगी लगेगी, और टैक्स लगेगा, चुंगी लगेगी, तो हमारे यहाँ हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक रख दिया है। इसके अलावा हम देखेंगे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ये थोड़ा, ये भाई इंग्लिश वाले इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
देखने को मिलेगा, दैट मीन्स एरिगेशन। और एरिगेशन में हमने सुदर्शन लेक को देखा था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई जाती है। रुद्रदामन दैट मीन्स कि शक वंश का रूलर जो है वो उसको रिकंस्ट्रक्ट कराता है। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कि हाँ कृषि या एग्रीकल्चर को लेकर भी काम किया जा रहा है। हाउ अबाउट द पॉलिटी? पॉलिटी की बात करें तो भाई हम देखेंगे एक बड़ा एम्पायर होता है। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, वी आर दैट मीन्स हैविंग ए बिग एम्पायर। एन एम्पायर वाज डिवाइडेड इन द डिफरेंट स्टेट्स एंड दिस स्टेट नेम इज कॉल्ड द क्षत्रप। क्षत्रप समझ रहे हैं भाई? क्षत्रप भैया आप लोग कौन कौन से क्षत्रप से हो मैंने आपको ऑलरेडी पूछा गया था। तो क्षत्रप इज नथिंग बट दैट इज द स्टेट, एक राज्य का नाम कहा गया है। तो एम्पायर जो कुछ भी जीता है दे आर गोइंग टू डिवाइड इन द डिफरेंट क्षत्रप। भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लाइक दिस। ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, और इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वी कैन से दैट कि भाई एम्पायर को डिवाइड कर देते हैं मोटे तौर पर। तो थोड़ा सा देख लीजिए, रूलर्स हेयर स्टेबलाइज देयर अथॉरिटीज ओवर द स्मॉल स्टेट्स एंड दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फ्यूडल सिस्टम। और ये ही जो व्यवस्था है वो हम सामंत व्यवस्था के द्वारा समझ सकते हैं। भाई देखिए फ्यूडल लॉर्ड्स का मतलब क्या है भाई, कहीं ना कहीं क्या होगा, फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो दैट मीन्स के एक बड़े एरिया को कवर करेगा और वो एक छोटे छोटे अपने एरियाज को डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, समझ में आए? एंड दिस सिस्टम इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड सामंती व्यवस्था। इसको सामंत कहा जाएगा और ये फ्यूडल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट वॉज दैट मीन जिस क्षत्रप सिस्टम की बात हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, हमने पीछे देखा था पर्शियंस के द्वारा, वो हमने समझ लिया था। और जो रूलर्स हैं, रूलर्स मतलब द शक एंड कुशान्स, दे आर अडॉप्टिंग ए सम काइंड ऑफ द टाइटल्स। सम काइंड ऑफ द टाइटल्स का मतलब है वो उपाधियां ले रहे हैं। उपाधि कौन सी ले रहे हैं? बोला महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो है वो कौन लेगा? देखो महाराजा धीराज को हम समझें तो क्या भाई गोवा का प्रधानमंत्री को हम महाराजा धीराज कहें? आप आंसर आएगा दैट मीन्स नो। क्या एमपी के सीएम को हम महाराजा धीराज कहते हैं? आंसर आएगा नो। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम को हम कहते हैं क्या भाई? नहीं भैया, हम तो योगी आदित्यनाथ को भी नहीं कहेंगे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब है, समझ में ही आ रहा है, दैट मीन्स इन सब के राजाओं को हम कहेंगे महाराजा कह सकते हैं भाई, है ना भाई? राजा, राजा से बड़ा महाराजा, और महाराजा से बड़ा महाराजा धीराज। बहुत सिंपल है भाई, है ना? महाराजा धीराज। भाई इसका एडवांस वर्जन ये हो गया, इसका एडवांस वर्जन ये हो गया, सीधी सी बात है ना? जैसे आप एप्लीकेशन अपडेट कराते हैं, ठीक है, जैसे आपके सॉफ्टवेयर आते हैं तो ये सॉफ्टवेयर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं, ओवरऑल वी कैन कनेक्ट दैट मीन्स महाराजा धीराज दैट इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन हु इज होल्डिंग द बिगर एरिया। वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़े एरिया को होल्ड कर रहा है। अब नरेंद्र मोदी को महाराजा धीराज हम कह सकते हैं, ठीक है। और महाराजा धीराज जो है दैट मीन्स दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सिमिलर द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मतलब कोई एक राजा है, फ्यूडल लॉर्ड, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे सामंत हैं, लाइक दिस। तो इस फ्यूडल लॉर्ड्स को हम क्या कहें? महाराजा धीराज। इससे भी ये समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, अपने आप को ये बताते हैं, और दे आर कंसीडर दैट इज द मैसेंजर ऑफ द गॉड। वो अपने आप को बताते हैं ईश्वर का दूत। अब देखिए अशोक को याद करिए, अशोक क्या बोलता है? बोला मैं देवताओं का प्रिय हूं, आई एम द बेसिक कह सकते हैं बिलव्ड ऑफ द गॉड। भैया देवताओं ने का प्रिय हूं, मैं तो देवता का दूत बन गया। तो थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलेगा, सम काइंड ऑफ द टाइटल्स, ठीक है। ईश्वर अशोक बोलता है कि अशोक ये बोलता है कि भाई हम क्या हैं, दैट मीन्स हम जो हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं मैसेंजर थे, सॉरी देवताओं के प्रिय थे, दैट मीन्स देवता का बीसी हम कह सकते हैं, लेकिन हम तो उसका दूत बनकर आ गए। तो थोड़ा सा चेंज ऑफ द बीसी कंसेप्ट, और जो टाइटल्स हैं, जो उपाधियां हैं, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऑल राइट, आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर राइट नाउ। थोड़ा सा बेसी मुस्कुरा दीजिए, और ईश्वर के दूत बनकर मैं आ चुका हूं, दैट मीन्स, ठीक है, या कह सकते हैं, और आप सभी लोग महाराजा धीराज ही हो, ठीक है। ये इसके बाद हम देखते हैं द रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टीज दैट इज स्ट्रेंथन द बीसी क्षत्रप सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ हियर, ऑल राइट, ठीक है। खास बात ये है, हाँ ये हम देखेंगे, दैट इज अभी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक समय में 2 राजा राज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामान्य विशेषता जो है वो एक देखने को मिलेगी
कि एक समय में पप्पा भी हैं, पप्पा का बेटा भी है, एंड पप्पा एंड बेटा बोथ आर बिजी कह सकते हैं रूलिंग, और दोनों के दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए, ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप समझने की बात करें तो जैसे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि भाई एक ही समय है और एक ही समय फादर जो है वो किंग है, और किंग का जो बेटा है दैट मीन सन है, वो उसके साथ साथ दोनों एक तरीके से रूल कर रहे हैं। तो ये अभी तक हमने नहीं देखा था, हमने प्रीवियस सेक्शन में ये देखा था कि जनरली क्या होता है, किंग जो है वो कैपिटल में होता है, और कैपिटल में होता है और वो अपने सन को भेज देता है स्टेट में। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटी में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। और क्या है भाई, देख लेते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं द फॉरेन रूलर्स आल्सो इंट्रोड्यूस द फॉरेनर आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द मिलिट्री गवर्नरशिप्स, ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एक अधिकारी का नाम आता है, दैट मीन्स जिसको कहा जाएगा स्ट्रेटोजोस, या मेरा प्रोनाउंसिएशन शायद गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा सा उसको आप एक्सेप्ट करिएगा भाई, ठीक है। और ये एक अधिकारी है, एक गवर्नर है। ये गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दैट मीन्स नाम याद रख लीजिएगा, ये कह सकते हैं कि भाई एक पोस्ट है और सम काइंड ऑफ द वॉरियर है ना, वॉरियर को कहा जाता है, या सेनापति को कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी टेरर की बात हो रही है, लेकिन ये टेरर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीक्स के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ टेरर जो है वो ग्रीक्स ला रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दैट मीन हु अपॉइंटेड द गवर्नर्स कॉल्ड द बीसी स्ट्रेटोजोस, दैट मीन्स इसको क्या कहा जा रहा है, ये गवर्नर्स हैं या अधिकारी हैं। तो ये थोड़ा सा नाम आप याद रख लीजिएगा। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द न्यू ऑफिसर दैट इज अपॉइंटेड बाय द ग्रीक्स। तो ग्रीक्स का टेरर है, मेरा नहीं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये अधिकारी या बीसी ऑफिसर्स क्यों अपॉइंट किए जाते थे, टू कलेक्ट द टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, या जनता पर बीसी कह सकते हैं अपना वर्चस्व बनाने के लिए, ठीक है। तो ये इनका टेरर है, ना कि मेरा टेरर है ना। तो ये एक तरह से पॉलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। हाउ अबाउट द सोसाइटी? देखिए हमारे यहाँ की सोसाइटी में क्या था वर्ण सिस्टम था, और वर्ण सिस्टम में हम देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और कुछ इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। तो हमने देखा था ब्राह्मण क्या है भाई, पूजा पाठ, ठीक है, वो चीज आ जाएगा। क्षत्रिय क्या करता है भाई वॉर हो जाएगा। वैश्य का आपको पता ही है, वैश्य कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वो आपका व्यापारी वर्ग से होगा। शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा, ऐसा हमारी सोसाइटी कहती थी। अब आप देखिए सेंट्रल एशिया के जितने भी लोग आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बीसी दैट इज बिलोंगिंग टू द बीसी इन्वेडर कैटेगरी, मतलब कहीं ना कहीं वो आक्रमणकारी हैं, आक्रांता हैं। और आक्रमणकारी जो हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या है भाई रोटी और चपाती लेकर तो आएंगे नहीं भाई, है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई वो मतलब कुछ ऐसा व्यापार वाला तो नहीं होगा। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है दे आर बिलोंगिंग टू द वॉर कैटेगरी। वो कहीं ना कहीं क्या वॉर वाली व्यवस्था से रिलेटेड है। और वॉर कहां से इंडिकेशन करता है हमारे वर्ण सिस्टम में, वो हमारे वर्ण सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा वो क्षत्रिय कम्युनिटी को बिलोंग करेगा। ऑलराइट, समझ, ठीक है। तो आगे चलकर हम ऐसे कह सकते हैं दैट मीन्स ग्रीक्स, शाक, पहलव एंड कुषाण, दे आर गोइंग टू मर्ज इन दिस कैटेगरी, और छत्री में मर्ज हो जाएंगे। और ये छत्री ही आगे चलकर, ध्यान देना, दैट मीन्स आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा राजपूत काल। राजपूत काल के दौरान भी ये देखने को मिलता है कि द राजपूत, मैक्सिमम राजपूत इज गोइंग टू डिराइव फ्रॉम द बीसी दीज कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये राजपूत काल भी आप देखिए फ्यूडल सिस्टम से आएगा, सामंती व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यू कैन कनेक्ट द बीसी राजपूतास बाय द छत्रीस, एंड छत्रीस वाज नथिंग बट दैट इज द बीसी मिक्स ब्रीड या मिक्स प्रजाति, थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन है, ये हैं आपके दैट मीन्स यूनानी, शक, पहलव एंड द कुषाण। आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस फ्यूडल सिस्टम इज गोइंग टू, तो थोड़ा समाज को देख लेते हैं। द ग्रीक, शकास एंड द पहलव्स एंड द कुषाण लॉस्ट देयर द ट्रू आइडेंटिटीज व्हेन दे अराइव्ड इन इंडिया। वास्तविकता जो है वो परिवर्तित हो चुके हैं, और परिवर्तित आपको देखने को ही मिल रहा है। हम अपनी पहचान खोते ही जा रहे हैं, ये हम देखते हैं यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अधिकांश आक्रमणकारी हैं, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इन द सिस्टम, बट इन्हें सेकंड कहा जाएगा, सेकंड क्षत्रिय कहा जाएगा। भाई पहले पे कोई ना कोई होगा, हमें कह सकते हैं भाई सिस्टम में आप आएंगे वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम में पहले नंबर पर जो कोई भी होगा दैट मीन्स फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड मतलब ये क्या है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और शूद्र। छत्री पर ऑलरेडी है ऐसा कह सकते हैं, और ये छत्री आ रहे हैं तो दे आर दैट बिलोंगिंग टू द छत्री कम्युनिटीज। लेकिन ये छत्री कहां आएंगे, ये दूसरे नंबर पर आएंगे। तो ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। करेक्ट है। रिलीजन्स या धर्म की बात करें, देखो यहां पर आप देखेंगे रिलीजन और धर्म जो है वो कहीं ना कहीं, अब जैसा मैंने आपको बताया कि द रूलर्स सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, और वो जो है वो इंडिया के कल्चर में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के कल्चर तो इंडिया के ही रिलीजन्स को क्या करने वाले हैं, वो अडॉप्ट कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल बताएंगे भाई, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, ये अडॉप्टेशन तो होगा और इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, सबसे पहला नाम आता है दैट इज मिनांडर। मिनांडर कौन सा धर्म एक्सेप्ट कर लेगा भाई, मिनांडर जो है वो बौद्ध धर्म की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद आप देखिए दैट मीन्स कनिष्क। कनिष्क जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, या कनिष्क जो रूलर्स हैं वो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कनिष्क के और भी कई रूलर हैं, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड द वैष्णव। इसके अलावा आप देखिए ग्रीक्स की बात करो, ठीक है, जैसे यदि हम बात करें ग्रीक्स, तो वो भी कहीं ना कहीं वैष्णव को भी थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर हम देख लेते हैं, तो मोटे तौर पर जो रिलीजन्स हैं वो रिलीजन्स में आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही हैं, जहां जैसा मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई क्रिश्चियन रिलीजन्स, वो आपका पहलव के टाइम पे गोंदो फर्निश, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो रिलीजन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर उसमें डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है, वो हम यहां से आसानी से समझ सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आई, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडिविजुअल, इसलिए मैंने यहां पर कुछ नहीं रखा, बट हाँ थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कशंस का बनता है, ठीक है। कला ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो आर्ट डेवलप हो रहे हैं गांधार और मथुरा के, वो हमने देख लिए हैं, और एक लेफ्ट और राइट करके पॉइंट ऑफ व्यू समझ चुके हैं। भाई ये क्लियर है कि नहीं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, ओके, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं भाषा, साहित्य और शिक्षा की बात करते हैं, द लैंग्वेज, लिटरेचर एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम बात करें तो दैट मीन्स कि सेंट्रल एशिया जो है वो एक क्या है कि एक एरिया है जो सभी क्षेत्रों से कनेक्ट है। ऐसा कह लीजिए सेंट्रल एशिया इज नथिंग बट दैट इज पीओके। पीओके मैंने इसलिए कहा क्योंकि पीओके वाला जो क्षेत्र है वो अधर में लटका हुआ है। अधर में लटका का मतलब ये है कि भाई इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा, ये हम नहीं कह सकते, है ना। मेरा एक कहने का मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अभी कभी वहां पर पाकिस्तान मतलब कहीं ना कहीं अपना कैप्चर कर लेता है, वहां के लोगों को पकड़ के रखता है, ठीक है, इंडिया का भी अपना बताता है। ओवरऑल एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, यहाँ और कुछ उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है दैट मीन्स पीओके तो एक मिडिल वाला पॉइंट है, यहाँ इन्फ्लुएंस यहाँ का भी होगा इंडिया का, यहाँ इन्फ्लुएंस यहाँ का भी होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया इज सिमिलर लाइक द प्लेस, ठीक है, वेयर यू विल फाइंड आउट द मल्टीपल दैट मीन्स पीपल्स एंड द डिफरेंट पीपल्स एंड द डिफरेंट लैंग्वेज एज वेल। लिपि भी अलग होगी, लैंग्वेज भी अलग होंगी, और अलग अलग जो है लोग हैं, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा, ठीक है। मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है। तो यहाँ के जो रूलर हैं वो आपको वहां पर भी वो चीजें देखने को मिलेंगी, डाइवर्सिटीज देखने को मिलेंगी, किसमें, लिपि में, किसमें, भाषा में। कौन कौन सी होती हैं, लिपि है ग्रीक्स, क्योंकि ग्रीक्स का अपना एक लिपि स्टाइल होता है। खरोष्टी, यह हमने देखा था ईरान वाला जो पार्ट है वहां से आ रहा है। ब्राह्मी, ये इंडिया वाला इन्फ्लुएंस आ रहा है, इस तरीके से। और ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर देवनागरी लिपि आपको डेवलप देखने को मिलेगा, जो आपका लैंग्वेज वाला जो। तो मोटे तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज होगा, प्राकृत लैंग्वेज होगा, संस्कृत लैंग्वेज होगा। अब आप देख लीजिए कि मैंने आपको ये बताया था प्राकृत लैंग्वेज, देखिए अब प्राकृत लैंग्वेज को भी सपोर्ट मिलेगा, ऑलराइट। इसके अलावा संस्कृत लैंग्वेज को भी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो वैदिक कल्चर्स के अंतर्गत आएगा, और हमने देखा था दैट मीन्स कनिष्क के टाइम पे आपको दो लोग मिलेंगे, और वो हैं अश्वघोष और बेसी आपके अश्वघोष जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कि बुद्ध चरितम लिख रहे हैं, और बुद्ध चरितम जो है वो संस्कृत में लिखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बुद्ध के भी लिटरेचर अब संस्कृत में लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे भाई, बुद्ध ने अपनी लैंग्वेज चेंज क्यों कर दी, क्यों, कौन सा ब्रांच है ये, जस्ट आंसर द क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि भाई कि बुद्ध के लिटरेचर अब संस्कृत में भी लिखे जाएंगे, जैसे बुद्ध चरितम कहा, एंड बुद्ध चरितम इज रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, बिकॉज संस्कृत लैंग्वेज में क्यों लिखे जाएंगे भाई, बुद्ध की जो ओरिजिनल भाषा थी, यस, महायान का उदय हो चुका है, एंड महायान इज बेसिकली सपोर्टिंग इन द संस्कृत लैंग्वेज, और संस्कृत लैंग्वेज को वो सपोर्ट करेंगे, और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं, ऐसा हम देख सकते हैं।
तो ये सारी की सारी चीजें तो है वो आपको चेंजेस देखना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कनिष्क के टाइम पे हमने देखा था हीनयान और महायान, और हीनयान महायान को मैंने आपको बखूबी क्लियरली वे में बताया, समझाया है। तो आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, है ना। ट्रेन वाला बस वाला थ्योरी तो वहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। लैंग्वेज में आपको डाइवर्सिटीज देखने को मिल रही है, यही चीज हमें देखनी थी। इसके अलावा हम देखेंगे थोड़ा सा, दैट मीन्स एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखा जाए, दैट मीन्स द फॉरेनर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन थिएटर। भारत का जो रंगशाला है, या कह सकते, ये रंगशाला का मतलब वो रंग वाला नहीं है, होली वाला नहीं है भैया, ध्यान दीजिएगा, है ना। नहीं तो आप पूछें भैया गब्बर की तरह होली कब है? सर होली कब है? होली वाला नहीं है भैया, रंगशाला का मतलब है थिएटर। और थिएटर के दौरान क्या होता है कि आपका एक पर्दा यूज किया जाता है, और ये पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं दैट मीन्स रिप्रेजेंट करता है यवनिका, है ना। यवनिका का जो शब्द आया है वो यूनान से आया है ना। और यूनान से आया तो वी कैन से दैट कि दिस दैट मीन्स दिस कर्टन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है भाई? ठीक है, तो गब्बर नहीं बनी है, ठीक है। नहीं तो आप सोचें कि होली कब है, होली नहीं है भैया, यहां पर भी यूनानी है, ध्यान देना। और यूनानी कह रहे हैं भाई यवनिका। यवनिका इज नथिंग बट दैट इज यूज्ड फॉर द वर्ड्स फॉर द कर्टन, ठीक है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक्स के द्वारा यहां पर हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी हम थोड़े से कई और शब्दों को देख सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहां पर देखने मिलेगा। एंड ये आपका यहां पर मोटे तौर पर ये सारी की सारी चीजें यहां खत्म हो जाती हैं। देखिए, तो ग्रीक्स हैं, शक हैं, पहलव हैं, कुषाण हैं, ये हमने अभी अभी खत्म किए। इनका हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ साथ हमने इन्फ्लुएंस देखा, प्रभाव को देखा। और ये इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन सोसाइटी में भी आ रहा है। इंडियन सोसाइटी में ये इन्फ्लुएंस जो है वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आज भी यदि कोई सरदार जी आपको देखने को मिल जाए और वो बेसिस उसके सर पर पगड़ी हो, तो आप आसानी से कह देना कि भाई तुम तो बेसिक कह सकते हैं सेंट्रल एशिया से प्रभावित लग रहे हो। चलो ठीक है, तो इन्फ्लुएंस जो है वो हमें थोड़ा सा देखना था, वो हमने देखा, वो समझा। यवनिका हमने समझा। इसके अलावा भी कई वर्ड्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। होरोस्कोप जो है वो आपका कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें एक्सचेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रल एशिया। अब देखिए, इसी से आगे जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक। देखिए, मौर्यंस हमने देखे, है ना। मौर्यंस के बाद हमने क्या देखा? दैट मीन्स लेटर मौर्यंस देखे। और लेटर मौर्यंस में हमने किसको देखा? हमने शुंग को देखा, हमने बेसिक कह सकते हैं कव्व को देखा, मतलब कव्व को नहीं देखा भाई, ठीक है। इसके बाद सातवाहन को हमने देखा, और ये लोग जो है वो ब्राह्मण वंश को रिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका उद्देश्य क्या है भाई? सबका उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, मतलब आर्टिकल नंबर 1 बनाना। लेकिन आर्टिकल नंबर 1 बनाने में मौर्य जो है ज्यादा सक्सेस लेके आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद लेटर मौर्यंस के बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हम देख रहे हैं दैट मीन्स इंडिया पर सेंट्रल एशिया से कनेक्शन हो रहे हैं, जिसमें हमने ग्रीक्स को देखा, जिसमें हमने शक को देखा, जिसके बाद हमने पहलव को देखा, और कुषाण को बहुत ज्यादा देखा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? तो दीज आर द बेसिक मेन दैट मीन्स डायनेस्टीज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। अब थोड़ा सा सेंट्रल की पोजीशंस को समझ लेते हैं। ये इंडिया का रफली मैप है, और मैंने आपको यही बोला है सेंट्रल में पावर कमजोर होगी, सेंट्रल में पावर कमजोर होगी तो कोई ना कोई आएगा, और सेंट्रल एशिया से इन्फ्लुएंस देखने को मिला। लेकिन क्या इस सेंटर में कोई और आएगा? जी हाँ, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। और इतिहास जब अपने आप को दोहराएगा तो आर्टिकल नंबर 1 फिर से बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें इसके बाद क्या हो जाएगा? दैट मीन्स किरदार नए आ जाएंगे, और नए किरदार का नाम है गुप्ता। स्वागत नहीं करोगे भाई तालियों के साथ? आते हैं गुप्त, और ये गुप्त जो हैं वही काम करने की कोशिश करेंगे जो प्राचीन काल में, या कह सकते हैं एंशिएंट में, मतलब एंशिएंट में ही होगा, लेकिन इनके तो एंशिएंट ही हो जाएगा। और वो क्या करने वाले हैं? आर्टिकल नंबर 1 को स्टेबलाइज करने वाले हैं। बट द नेचर इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। नेचर दोनों का अलग अलग होगा। वो नेचर कैसा होगा थोड़ा सा एक वे में हम समझ लेते हैं। अब इतना तो समझ में आ चुका है कि मौर्यंस हम पीछे पड़ चुके हैं, और गुप्तास जो हैं आपके यहां आपको देखने को मिलेंगे। क्या मैं थोड़ा सा उसको बेसिक डिफरेंशिएट करूं? यस, आंसर आया यस। तो थोड़ा सा देखिए, समझने के लिए मैंने यहां आपको बता देता हूं। मौर्यंस आर बिलीव इन द सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम केंद्रीकृत व्यवस्था को बेसिक सपोर्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, ठीक है। वो बात अलग है कि पहले बेसिक इन्वेडर्स लूटते थे, आज की डेट में नेता लूटते हैं, ठीक है। और सब आधार होता है धर्म और ये सब चीजें, ठीक है।
तो मौर्यंस जो हैं दैट इज बिलीव इन द सेंट्रलाइज सिस्टम एंड द बीसी गुप्ताज इज बेस्ड ऑन द बीसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज को हम विकेंद्रीकृत के रूप में समझ सकते हैं, करेक्ट है। अब मौर्यंस का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बीसी सेंट्रलाइज होगा, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज होगा, तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम्स, कहीं ना कहीं हमें सामंती व्यवस्था थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो मौर्यंस आर बिलीव इन द सेंट्रलाइज सिस्टम्स, करेक्ट है, यहां पर थोड़ा सा देखने को मिलेगा, और ये फ्यूडलिज्म सिस्टम आपको यहां थोड़ा सा देखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो थोड़ा थोड़ा एक मैंने मोटे तौर पर समझाने की कोशिश की है। अब देखो एक चीज और देखने को मिलेगा, मौर्यंस आर बेस्ड ऑन द एलिफेंट्स। मौर्यंस एक्चुअली क्या है कि वॉर टेक्निक्स में थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए, हालांकि ये कहीं वैसा है नहीं, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मौर्यंस का लोकेशंस थोड़ा सा आपको याद आ रहा होगा, तो दे आर दैट इन द पार्ट ऑफ द दिस, कहीं ना कहीं ये पटना वाले सेक्शंस में वो रूल करते हैं, एंड दिस पटना दैट इज द पार्ट ऑफ द बीसी ईस्टर्न, और ईस्ट में आपको मिलेंगे हाथी बाबा, और हाथी बाबा जो है उसको आप सोमरस पिला दीजिए और वहां जाकर आप गिरा दीजिए, ऐसा ऐसा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन गुप्त के टाइम तक आते आते तक द बीसी इंपैक्ट ऑफ द बीसी एलिफेंट्स इज गोइंग टू रिड्यूस, थोड़ा सा एलिफेंट्स का उपयोग जो है वो कम हो जाएगा, और यहां पर हमें वो स्थान दे देगा, दैट मीन्स हॉर्सेस। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? घोड़ा आ जाएगा, घोड़ा जो है बीसी कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाने लगेगा, और घोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं वॉर में एक अच्छा वेपन यूज हो सकता है। आक्रमण बेसी इतना तेजी से होगा कि वो बाहुबली की तरह बेसी सामने वाले को कवर कर लेगा। आया नहीं आया समझ में? तो कुछ इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुप्त एज जो है वो यूनानी, शक, पहलव एंड कुषाण के बाद आ रहे हैं, और अभी अभी हमने देखा है कि दे आर यूजिंग द बेसिक कैवलरीज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेसी क्या करेंगे, वो घुड़सवार में बेसी एक्सपर्ट होंगे, और हम देखते हैं कि उनके पास लगाम होती है घोड़े को पकड़ने के लिए, उनके पास वॉर होते हैं, दैट मीन्स वो टूल से भरा होता है। इन सब बेस पर हम कह सकते हैं कि वॉर के दौरान हॉर्स जो है ज्यादा उपयोग होने लगेगा ड्यूरिंग द एज ऑफ द गुप्तास। ऑलराइट, समझ में आया है कि नहीं आया है? ठीक है, कुछ इस तरीके के आपको थोड़ा सा टेक्निक्स, तो वी कैन डिफरेंशिएट, हम थोड़ा सा इसको अंतर के फॉर्म में देख सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, और एक और पॉइंट हम यहीं से कनेक्ट करके देख सकते हैं, द एरिया। मौर्यंस आर लोकेटेड इन द ईस्ट पार्ट, एक्चुअली उनकी जो कैपिटल होगी वो ईस्ट पार्ट में होगी, वो थोड़ा सा होगा, लेकिन अब यहां गुप्त के टाइम पर थोड़ा सा इनका जो डाइवर्सन है वो यूपी की तरफ चला जाएगा। मथुरा वाले कहां गए भैया? ठीक है, राधे राधे, ठीक है, मथुरा वालों के लिए, ठीक है, मतलब बाकी लोगों के लिए भी ऐसा नहीं है। तो यूपी की तरफ हम डाइवर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स कहां? गुप्त की एज में ये यूपी की तरफ हमारा थोड़ा फोकस होगा, देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सेक्शंस जो है वो बिहार की तरफ फोकस रहेगा। ये मैंने एक मोटे तौर पर एक अंतर बताने की कोशिश की है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द मौर्यंस एंड द गुप्तास। और भी अंतर होंगे, देखिए, वी विल नॉट सी द बीसी एनी काइंड ऑफ द एग्जाम्स। कौन सा एग्जाम दिया था भाई आपने मौर्य एज में? Could you please consider, could you please comment on this? That means this we have that is conducted exams, and this exam is name is called the Upda, and we will not observe this kind of the exams in the गुप्त एज। भैया गुप्त एज में ऐसा कोई एग्जाम ना होने वाला, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था तीर्थ, अधिकारियों को तीर्थ कहा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। तो मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलेगी। सप्तांग सिद्धांत वी विल फाइंड आउट इन द मौर्यन, बट यहां पर आपको सप्तांग सिद्धांत देखने को नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग द बीसी प्रॉपर इनफ द डिफरेंस इन बिटवीन द मौर्यंस एंड गुप्ता। नाउ दिस इज द टाइम टू ओपन द स्लाइड इज ओपनिंग रिलेटेड टू द बीसी गुप्त एज, एंड वी आर गोइंग टू एंटर इन द गुप्त एज। अब थोड़ा सा मैंने अब यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर डायरेक्ट गुप्त एज की ओर आया हूं, ठीक है। जो कंसेप्ट है वो वहीं से बना हुआ है और इसी को मैं आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ चैप्टर्स जो अभी जो आएंगे जो बीच में, वो मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रेक के बाद बताऊंगा। जैसे यदि आप देखेंगे कि इस जो चैप्टर अभी हमने लास्ट पढ़ा कौन सा, दैट मीन्स जो सेंट्रल एशिया वाला, उस टॉपिक के बाद हमारा आता है दैट मीन्स साउथ के स्टेट। साउथ के स्टेट को हम थोड़ा सा इंतजार करवाएंगे एंड वी विल डिस्कस लेटर, हम उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसकी बात? गुप्त वंश की बात। तो गुप्त दैट मीन्स, ठीक है, बात मैंने आपको बता दी है। ये गुप्त बात इसलिए बता दी है क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे ये साउथ की डायनेस्टीज को।
आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। और थोड़ा सा आप इस पिक्चर पर गौर फरमाइएगा, यू विल फाइंड आउट द लॉट्स ऑफ गॉड्स इन द बैकग्राउंड्स, बहुत सारे आपको भगवान देखने को मिल रहे हैं भाई, और स्कल्पचर्स या कह सकते हैं मूर्तियों में आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ देखेंगे विष्णु इज दैट इज बेसिकली लेइंग डाउन, ठीक है, कहीं ना कहीं बेसिकली आपके लेटे हुए हैं, ऊपर आपको बहुत सारे भगवान दिख रहे हैं, ठीक है, हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाना चाहिए कि वी आर गोइंग टू एंटर इन द गुप्ताज डायनेस्टीज, और गुप्त वंश के जो रूलर हैं वो इसी तरीके से पहचाने जाते हैं और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यस, नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इन द बीसी गुप्त डायनेस्टीज। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये ऑलरेडी पीछे की कहानी आपको समझा दी है, दैट इज द मौर्यन डायनेस्टीज। और मौर्यंस जो हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ा लंबा समय हो चुका है, बहुत दिन हो चुके हैं, हमें एक एम्पायर देखने को नहीं मिला है, और कोई बड़ा एम्पायर नहीं देखने को मिला है। एज आई हैव जस्ट ठीक है टोल्ड यू, ठीक है, दैट मीन्स हर कोई बेसिक आर्टिकल नंबर 1 बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौर्य के बाद अभी यहां पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कुषाण और सातवाहन ने भी बेसिक ऐसा करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन उनके लिमिटेड टाइम पीरियड ही रहे, या कहीं ना कहीं बेसिक उनका एरिया बड़ा ही फोकस रहा, ठीक है। क्या भारत के पूरे भाग में आए? नहीं, ठीक है। जैसे यदि हम देखें कुषाण की बात करें तो उनका जो एरिया वो नॉर्थ में रहा, ठीक है। सातवाहन की बात करें तो दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन द सदर्न इंडिया, कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की ओर ही रहे, लेकिन मौर्य जितना एम्पायर नहीं दे पाए। अब हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश की, और गुप्त वंश जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा करने की कोशिश करेगा। 3rd सेंचुरी के मध्य तक आते आते तक ये डायनेस्टीज खत्म हो चुकी हैं, जिनके नाम हमने कुषाण और सातवाहन रूप में देखा था। मैंने पीछे भी आपको बताया है, कुषाण के खत्म होने के साथ ही कुछ लोग जो हैं वो आएंगे और वो कहे जाएंगे गुप्त, है ना, ये भी हमने देख लिया था, करेक्ट है। और मेनली यहां पर 2-3 डायनेस्टीज का उदय होता है 3rd सेंचुरी के आसपास। वी विल डिस्कस 3 डायनेस्टीज, और 3 मेन डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी। वो डायनेस्टीज कौन कौन सी हैं? वो डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगी, एक तो है वेस्ट में नाग शक्ति। देखिए ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग है, ध्यान देना, यहाँ पर एनसीईआरटीज तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एनसीईआरटीज के अलावा भी मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो मैं बोलता हूँ वैसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी तो आपका बेस है ही, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ मैं एनसीईआरटी प्लस में लेके चलता हूँ। तो मेरी बात को समझ में आया कि नहीं आया भाई? एनसीईआरटी तो हमारा बेसिक्स है ही, और उसी के बेस पर हम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ की बात करें तो अभी थोड़ा सा मैंने वहां पर रखा हुआ है। दक्कन में आपको वकाटक्स देखने को मिलेंगे, और पूर्व में आपको गुप्त देखने को मिलेंगे ईस्ट पार्ट में। क्या हम इसे मैप के द्वारा समझ सकते हैं? आंसर आएगा यस। और एक सामने आपको मैप दिखाई दे रहा है, एंड दिस मैप इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट, करेक्ट है। और यहां पर हम देखेंगे दैट मीन्स द बीसी दिस इज द टाइम ऑफ द मिड ऑफ द 3rd सेंचुरीज, करेक्ट है। लगभग वो समय है, और ये लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास के समय की भारत की कहानी है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहां पर कुछ रूलर्स के नाम लिखे हैं, एंड बी आर दैट इज शोइंग दैट दिस एरिया इज अप्रोक्सीमेटली दैट इज शोइंग द चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त देखिए फाउंडर जो हैं इसके वो कहे जाएंगे श्रीगुप्त, बस श्रीगुप्त जो है वो श्री गणेश भी ना कर पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, या इसका श्री गणेश जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा हो रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल रूलर जो है या वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। दूसरा हम देखते हैं दैट इज बीसी बॉर्डर किंग्स अंडर द समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त दैट इज बीसी नेक्स्ट किंग, एंड बीसी समुद्रगुप्त जो है वो अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा है, और समुद्रगुप्त जब अपना एम्पायर का एक्सपेंशन करेगा तो हम यहां देखेंगे द बीसी होल इंडिया इज दैट इज गोइंग टू कंसीडर, ऑलमोस्ट जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा, उसका पूरा एम्पायर आपको इंडिया के पार्ट में आ जाएगा, इंडिया में वापस जीत लिया जाएगा। जैसे हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया इज टोटली कैप्चर बाय द समुद्रगुप्तास, ठीक है। वी विल डिस्कस इन वेरी डिटेल फॉर्म, है ना। समुद्रगुप्त जो है वो अपनी कैंपेन करने के लिए साउथ में भी जाएगा, साउथ में देखो ये जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, ये देखिए नीचे पहुंच गया, और इस तरीके से वो इस रूट को फॉलो करेगा। देखिए इतिहास में कई ऐसे रूलर्स हैं दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने रूट्स को फॉलो कर रहे हैं। वी विल डिस्कस अकबर। अकबर को जब हम देखेंगे तो अकबर विल फॉलो द बीसी दिस रूट, है ना, वो कहीं ना कहीं आपका दक्कन वाले एरिया को भी एंटर करता है, जबकि आप समुद्रगुप्त की बात करें तो दैट इज गोइंग टू एंटर इन द बीसी ईस्टर्न पार्ट, वो भारत के इस वाले भाग से एंट्री लेता है।
करेक्ट है। आगे नीचे आपको चोलास भी मिलेंगे, चोल चेर पांड्यास वाला जो नीचे वाला पार्ट है, तो उसमें एक रूलर होगा, दैट मीन्स गंगे चोल कोंडपुरम, है ना, वो बेसी यहीं से आपका एंट्री करता है और इस वाले पार्ट को जीत लेगा। तो मेरी बात कुछ समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझ में आई होगी, बस इतना आप समझ लीजिए कि समुद्रगुप्त जो है वो एंट्री ले रहा है कहां से, ईस्टर्न वाले पार्ट से। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ईस्ट वाले भाग से बोलेगा। दूसरा, समुद्रगुप्त जो है इस वाले भाग को, नॉर्थ वाले भाग को डायरेक्ट बेसिक क्या करेगा, जीत लेगा। एंड दिस पार्ट कैन वी से दैट इज द नॉर्थर्न टेरिटरीज, एंड दिस साउदर्न टेरिटरीज दैट इज बेसिक हैंडल्ड बाय द समुद्रगुप्त इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं ना कहीं भी इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। याद करिए थोड़ा सा मौर्यंस का टाइम पीरियड, और मौर्यंस के टाइम पीरियड में हम देखेंगे मोटे तौर पर ये पूरा का पूरा इंडिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा अंडर द मौर्यंस। लेकिन यहां पर गुप्त का एम्पायर जो है उतना बड़ा बिल्कुल नहीं है जितना मौर्यंस का था, लेकिन इनका डायरेक्ट रूल दैट मींस नॉर्थ, इनका इनडायरेक्ट रूल, ये मिलाकर मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि दे आर जस्ट इक्विवेलेंट टू द आर्टिकल नंबर 1, लगभग लगभग आर्टिकल नंबर 1 के बराबर ही है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, दैट मीन्स, ठीक है, आगे चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा ये मैप याद रखिएगा जिसका हम उपयोग आगे बखूबी करते रहेंगे समझने के लिए। तो गुप्त वंश दैट मीन्स कहा जाए तो गुप्त वंश कौन थे या गुप्त कौन थे, तो देखिए गुप्त जो हैं कहीं ना कहीं क्या हैं, दैट इज द पीसी कह सकते हैं वर्णा सिस्टम के अंतर्गत, वैश्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं उसमें अलग अलग नाम दिए गए। जैसे पहला वाला दैट मीन्स ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अलग शब्द यूज किया गया है। क्षत्रिय के लिए भी वर्मन यूज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड के लिए यूज किया गया है गुप्त। तो गुप्त दैट मीन्स कहां से हो सकते हैं, वैश्य से हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन कई लोग जो है इसको कंसीडर नहीं करते और ये थोड़ा सा ऐसा कहा जाता है कि ये विवादित है, या कह सकते हैं इनका ओरिजिन जो है वो कंट्रोवर्शियल प्रश्न बन जाता है। तो मेरी बात समझ में आई। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि दे आर बिलोंगिंग टू द वैश्य, बिकॉज कहीं ना कहीं धार्मिक लिटरेचर्स जो है उनके आधार पर ये कहा गया। ऑल राइट, समझ में आए। इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, हाउ वी आर गेटिंग द बीसी द इंफॉर्मेशन ऑफ द गुप्ताज, तो इनका सबसे अच्छा सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस और अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डू यू रिमेंबर दिस वर्ड? क्या आपको पता है भाई लोगों, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है बखूबी, वो प्रश्न फिर से आपके सामने बार बार आ रहा है। और एज वी हैव सीन द बीसी द गुप्ताज इज कमिंग, तो अभिलेखों की बात तो होगी। और अभिलेखों की बात करें तो इनिशियली वी हैव सीन द बीसी मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द मौर्यन डायनेस्टीज। ऑल राइट्स, मेरे पास आंसर भी आ चुका है, एपिग्राफी, दैट इज द राइट, एंड वी कैन टॉक अबाउट द बीसी लॉट्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस फाउंड रिलेटेड टू द गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्त वंश के बहुत सारे अभिलेख आपको देखने को मिलेंगे, मेनली दैट इज फाउंड इन द यूपी पार्ट। मैंने आपको यही बताया कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो यूपी के आसपास शिफ्ट हो चुकेगा, ठीक है। तो यहां पर मोटे तौर पर इस चीज को समझिएगा, आपके जो पीडीएफ मिला होगा उसमें आपको ये दिया गया है। ऑल राइट, समझ में आए। यहां मेरी स्लाइड्स में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बस यही चीज थोड़ा सा आपको समझानी। यहां पर मैंने वो पॉइंट्स भी आपको ऐड ऑन कर दिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और श्री गणेश करता हूं, दैट मीन्स गुप्त वंश के फाउंडर की। हु इज फाउंडर? द फाउंडर नेम इज कॉल्ड द श्रीगुप्त, एंड श्रीगुप्त से ही श्री गणेश होता है इस डायनेस्टीज का, करेक्ट है। इसके बाद आते हैं, इसका नाम होता है अगला घटोत्कच। ऑल राइट, समझ में आया, ठीक है। घटोत्कच, ऐसा कहा जाता है ही इज गोइंग टू कंसीडर द सेकेंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। देखिए, घटोत्कच इज कंसीडर द बीसी सेकंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज। और गुप्त जो है वो कौन है? गुप्त जो है वो वैश्य कम्युनिटीज से आते हैं, लेकिन दे वर द बीसी सामंत ऑफ द कुषाणास। एज वी हैव सीन द बीसी सेंट्रल एरिया में हमने देखिए ग्रीक्स है, शक है, पहला कुषाण। और इनके दौरान मैंने आपको यही बताया था कि फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये फ्यूडलिज्म सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर कुषाण के फ्यूडल्स कौन है? वो हैं आपके गुप्त।
है ना। तो मैंने आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताई है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। ये लोग कौन थे? ये लोग थे भाई सामंत। लेकिन सामंत किसके थे? ये कुषाण के थे, ऐसा हम कह सकते हैं। और बाद में ये अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं भाई, कि कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं। ऑल राइट, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं और आगे समझते हैं। तो श्रीगुप्त को देख लिया था हमने, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच को देख लिया, और घटोत्कच के बाद आते हैं द रियल फाउंडर नेम इज कॉल्ड द चंद्रगुप्त फर्स्ट। स्वागत नहीं करोगे भाई तालियों के साथ? अब आपको एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि ये फाउंडर हैं, और ये फाउंडर और एक्चुअल फाउंडर का अंतर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई लोगों, आप लोगों को, ठीक है ना। भाई लोगों और बहनों लोगों, ठीक है, ऐसा मैं कहूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। दैट मीन्स द फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं बीसी चंद्रगुप्त फर्स्ट, दैट इज द बीसी एक्चुअल फाउंडर, एंड ही इज गोइंग टू एस्टेब्लाइज एंड ही इज गोइंग टू कैप्चर द थ्रोन इन द बीसी 319 एडी, और 319-20 के आसपास ये कैप्चर करता है थ्रोन को। और थ्रोन को कैप्चर करता है तो यहीं से भी सी एक गुप्त संवत की शुरुआत हो जाएगी। वी कैन से दैट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द गुप्त कैलेंडर। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो भैया ये महान गुप्त साम्राज्य हैं भैया, हमने इनको समझ लिया है। ओके भाई, ठीक है, आप महान हो, इसीलिए तो यहाँ भाई स्लाइड में, वरना घटोत्कच की जगह हम इसी एक लाइन में आपको खत्म कर देते। तो इतिहास महान शासकों को याद रखता है, आप सभी लोग महान बने ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और यहाँ पर उसका कोरोनेशन हुआ, गुप्त कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है साहब। और ये शक संवत यदि आपको याद होगा तो ये शक संवत कब का भाई? 78 एडी का, याद है कि नहीं आए? ठीक है। एक विक्रम संवत भी होता है भाई, विक्रम संवत बताइए कब का होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस को आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये लगभग 242 वर्ष का अंतर होगा। ये थोड़ा सा आप करते रहना भाई, मैथ्स वगैरह है ना, थोड़ा सा लगता है। विक्रम संवत जो मैंने जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रख दिया है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 57-58, एंड दिस इज, ये नंबर आप खोजते रहना, ये एक में सही है एक में गलत है भाई, है ना। तो ये एक कैलेंडर क्या हमारा एक रिवीजन भी हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहां रख दिया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट अपने आप को क्या बोलता है? देखिए, चंद्रगुप्त अपने आप को फर्स्ट को बोलता है महाराजा धीराज। डू यू नो दैट इज द बीसी महाराजा धीराज? एंड हमने अभी अभी समझा था भाई नरेंद्र मोदी के टर्म्स में, नरेंद्र मोदी जो है अपने आप को महाराजा धीराज का टाइटल देते हैं। और ये टाइटल्स जो हैं वो हमने देखा था कुषाण के द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है, कुषाण डायनेस्टीज के रूलर। नाउ द बीसी गुप्तास इज गोइंग टू कंसीडर। तो हमारी जो प्रीवियस बात है वो भी वेरीफाई हो जाएगी कि ये कहीं ना कहीं लॉर्ड्स थे या फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को बता रहे हैं महाराजा धीराज। दूसरा एक चीज और देखने को मिलेगा, महाराजा धीराज किसी बेसिकली छोटे से एरिया का नहीं होगा, मोहल्ले का महाराजा धीराज नहीं होता, ठीक है, लेकिन मोहल्ले में भी मिल जाते हैं। कल मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, और बाहर में रास्ते में जब देखा मैंने, तो एक बाइक वाला जा रहा था और बाइक के नीचे लिखा हुआ था किंग ऑफ बसेपुर। भैया मैंने बोला कि भाई कि भोपाल में कोई व्यक्ति जो है किंग ऑफ बसेपुर कैसे हो सकता है? एक समय मैंने देखा किंग ऑफ भोपाल, वो बाइक के पीछे लिखा होता ना नेम प्लेट पे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा समझने की कोशिश करिएगा, किंग ऑफ दैट मीन्स, या महाराजा धीराज ऑफ मोहल्ला, मोहल्ले का महाराजा धीराज नहीं होता भैया। महाराजा धीराज तो होगा तो वो एक बड़े एरिया का होगा, एंड इसका बड़ा एरिया हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको लोगों को। मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम क्यों कह रहे हैं महाराजा धीराज? क्योंकि वो मोहल्ले का नहीं है भैया, वो एक बड़े टेरिटरी का स्वामी हो चुका है, बड़े एरिया को कैप्चर कर चुका है, और इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि भैया ये महाराजा धीराज हैं। आया नहीं आया समझ में भाई लोगों? ठीक है, करेक्ट है। क्या बोलते हैं, शादी होती है भाई, इनकी शादी होती है, दैट मीन्स बेसिकली लिच्छवी प्रिंसेस, जिसका नाम होता है कुमार देवी, शी इज बिलोंगिंग टू द बेसिक पार्ट ऑफ द नेपाल। ठीक है, लिच्छवी प्रिंसेस हम ये देखा है, लिच्छवी जो कम्युनिटीज हैं वहां से रिलेटेड हो जाते हैं, और ये कॉइन्स चलाते हैं राजा और रानी। ठीक है, देखो भाई किसी की शादी होती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, एक सेल्फी लेता है ना, सेल्फी लेकर क्या करता है, उसे अपनी डीपी में लगा लेता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट के पास कोई ऐसा भाई नहीं था, उसके पास ना मोबाइल फोन था, ना बीसी व्हाट्सअप था, उसने अपना बीसी डीपी कहाँ लगाएगा? एक काम करते हैं, हम राजा हैं, हम एक काम करते हैं, तुम्हारा राजा, ठीक है, ये रहा राजा, ये रही रानी, और ये रहे उसकी डीपी।
समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो किंग एंड क्वींस टाइप के वो कॉइन्स चलाता है और ये कुछ सिक्का आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिस इज द डीपी ऑफ द बीसी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। यू कैन सी द बीसी, थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मतलब धुंधला धुंधला समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं वो कर सकते हैं, बट एक इमेज है जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डीपी। और ये डीपी से आप समझ सकते हैं कि भैया शादी हो रही है, विवाह हो रहा है राजा और रानी, और बेसिक कह सकते हैं ये उनका कॉइन। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑलराइट, समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की। तो अब हम बात करने वाले हैं समुद्रगुप्त की। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद नेक्स्ट रूलर द नेम इज कॉल्ड द समुद्रगुप्त, है ना। समुद्र मतलब इसी समंदर, ठीक है। और ये समंदर ही नाम आपको देखने को मिलेगा, सी, है ना। तो नाम से ही क्लियर आने वाला है, दैट मीन्स, ठीक है, ये समंदर की तरह इसी कह सकते हैं गहरा होगा। और ये समुद्रगुप्त ऐसा गहरा क्यों होगा? क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत खास होगी। 335 से 380 बीसी एडी के आसपास ये बेसिकली इसका रूलिंग टाइम पीरियड होगा। एंड ही विल कंसीडर द बीसी, दैट इज द बीसी ग्रेट इंपीरियर ऑफ द इंडिया। इंडिया के महान शासकों में एक नाम गिना जाएगा। इसीलिए अंग्रेज भी कहते हैं, दैट मीन्स विंसेंट और सर स्मिथ, वो ये कहते हैं, जैसे मैंने आपको उनका आपको देखने को बताया था, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त वास्तव में समुद्र की तरह गहरा है और ये तो जो है वो नेपोलियन के समान है। अब देखिए नेपोलियन कब आपको देखने को मिलेगा? नेपोलियन इज रिलेटेड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के समय की जो घटना है उसका एक हीरो निकल कर आया, और वो हीरो कौन है? दैट इज नेपोलियन। और यहां पर विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ये कहते हैं कि भाई ये समुद्रगुप्त तो इतना गहरा है कि वो नेपोलियन जैसा है। ऑलराइट, क्यों है, कैसा है, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, या कह सकते हैं अगली स्लाइड। तो ही वॉज द बीसी सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं भैया। पप्पा है, पप्पा के बाद बीसी कौन आएगा? समुद्रगुप्त सत्ता में आएगा। ऑलराइट, ठीक है भैया, पप्पा के बाद बेटा आ गया, ये तो हमें समझ में आ गया। ओवरऑल वी कैन से दैट कि ही वॉज कंसीडर द अनदर नेम, इसका एक घर का नाम भी होगा या उसका एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है टिंकू। टिंकू या पप्पू, हर व्यक्ति के 2 या 3 नाम होते हैं। जैसे आप देखेंगे टिंकू या पप्पू या बीसी कह सकते हैं फेकू। सिमिलर लाइक वी हैव सीन द बीसी दिस समुद्रगुप्त इज कंसीडर्ड एज ए कांच। कांच एक नाम देखने को मिलेगा, करेक्ट है। तो थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ओके साहब, ठीक है। सोर्स, इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो दिस इज द वेरी गुड सोर्स एंड ही दैट मीन्स, ठीक है, समुद्रगुप्त इज मेंशन इन द पिलर इंस्क्रिप्शंस। किसी के बारे में पापा का पप्पू, यस पापा का पप्पू आ गया भाई। और ये पापा का पप्पू जो है वो आपका इंस्टाग्राम में भी मिलेगा, और ये इंस्टाग्राम है इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन। किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी तो वो आपको देखने को मिलेगा इंस्क्रिप्शंस, और इनकी जानकारी मिल रही है इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और ये इंस्टाग्राम अकाउंट कौन है? इलाहाबाद का अभिलेख। और इलाहाबाद का अभिलेख जो है वो हरिशेन ने लिखा है, दैट इज इन द वर्ड्स फॉर्मेट्स, ये पद्य फॉर्म में लिखा गया है। अब ये क्या है? एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रेज करना, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। और प्रशंसा हम पड़ोसी की नहीं कर रहे हैं भैया, प्रशंसा हम कर रहे हैं किसकी? इस समुद्र से गहरे व्यक्ति की, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। ऑलराइट, समझ में आ चुका है। तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की जा रही है और उसे यहां पर बताया जा रहा है कि भाई इस इंस्टाग्राम में या इस इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये तो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर क्यों भाई? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए थे। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा ही समुद्रगुप्त कर रहा है और उसने भी 100 वॉर जीते हैं। ऐसा कहा गया है कि भैया ये कभी नहीं आ रहा है, तभी तो समुद्र से जितना गहरा है। और इसको इसकी प्रशंसा की गई है कि भैया ये तो शतक वीर हैं, ये कहीं ना कहीं बेसी कह सकते हैं 100 वॉर जीत चुका है। आया नहीं आया समझ में? करेक्ट है। तो ये शतवीर कहे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इन्होंने 100 युद्ध को जीता है। ऑल राइट, समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज मच, दैट इज द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इंफॉर्मेशन इज टॉकिंग अबाउट द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, एंड वी हैव सीन दिस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इन द अशोक टाइम पीरियड एज वेल। याद करिए अशोक को, पीछे पन्ना झांक कर देखिए, और अशोक के टाइम पर यह चीज आपको देखने को मिलेगी। और प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा है दैट मीन्स अशोक की भी, अशोक की रानी की प्रशंसा हमने देखी थी, यहां पर समुद्रगुप्त की प्रशंसा आपको देखने को मिल रही है। और ये समुद्र जितना गहरा व्यक्ति दैट मीन्स क्या कर रहा है, ठीक है। तो
अब देखिए, एक इतना बड़ा व्यक्ति हमारे सामने है और इसको एक सिटिंग में हमें खत्म करना है। तो अभी फिलहाल हम जो है विराम देते हैं इनको, और क्योंकि क्या हो जाएगा, इनकी अचीवमेंट से बेईमानी हो जाएगी। एक छोटा सा इंट्रो मैंने इनको दे दिया है इनका, ठीक है, और इनके 100 शतक या इनकी जो टेक्निक्स है इसके बारे में हम सीखेंगे कल के एपिसोड्स में, ठीक है। तो कल के एपिसोड इज वेरी, दैट मीन्स जो आपका एपिसोड होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त जितना गहरा व्यक्ति है दैट मीन्स उतना ही इंटरेस्टिंग इसकी पॉलिसीज भी है। तो इनकी पॉलिसीज को कल हम समझेंगे, क्योंकि कैंपेन जो है वो एक दिन में नहीं हो सकती हैं, और हम इसके कैंपेन को कई 3 स्टेज में देखने वाले हैं। दैट मीन्स, ठीक है, नॉर्थ में, ठीक है, उसके बाद दक्षिण में, और फिर वापस नॉर्थ में आएंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये उसकी कैंपेनिंग है और इसकी कैंपेन को हम कल डिटेल में समझेंगे।